मेरा जो फाउंडेशन बैच चलता है मेरी ऐप पे, ये उसकी वोकैब की फर्स्ट क्लास है। मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ इस फाउंडेशन बैच का वोकैब का डेमो क्लास, ताकि आप सब लोगों को भी आइडिया मिल सके कि मैं अपने फाउंडेशन बैच में कह लो या अपनी ऐप पे वोकैब कैसे पढ़ाता हूँ। वोकैब को लेके मेरा फाउंडेशन बैच में टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रीवियस ईयर वोकैब को फोटो से नेमोनिक से कवर करें, क्योंकि ये देखा गया चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो, सीएचएसएल, एमटीएच, सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे एनडी का एग्जाम हो, 80% वोकैब प्रीवियस ईयर वाली ही बार बार रिपीट हो रही है। तो अपन कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर वोकैब को फोटोज और नेमोनिक से कवर कर लें क्लास के अंदर ही। ठीक है, एक चीज़ मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है ना, जो बिगिनर होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि अच्छा किसी ने अगर कोई सीएचएसएल ऐसे थंबनेल लगा दिया, सीएचएसएल की वो क्या पढ़ा रहा है, तो सीजीएल वाला उसको नहीं देख रहा, सीडीएस वाला उसको नहीं देख रहा। ऐसे ही अगर मैं सीडीएस की प्रीवियस ईयर वोकैब लिख दूं तो सीएचएसएल वाला उसको नहीं देखता, सीपीओ वाला उसको नहीं देखता। भैया ऐसा नहीं है, वोकैब तो सबके लिए कॉमन है ना यार। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा मोटा डिफरेंस हो सकता है। जैसे जैसे आपने सीडीएस में पहले क्या होता था, सारी चीजें सेंटेंस के रूप में आती थी, अब तो बल्कि एसएससी ने उसको कॉपी कर लिया एकदम। एंटरिम देखो 2023 के सारे सेंटेंस के थ्रू आए हैं। पहले जैसे आता ना डायरेक्ट वर्ड और 4 उसके मीनिंग, अब वैसे नहीं आ रहा, अब वो वाला मिक्स हो रहा है। तो अब पूछने का तरीका भी ऑलमोस्ट सेम होता जा रहा है ना। लेकिन वोकैब तो सबके लिए सेम है ना यार। ऐसा आप कह सकते हो कि ये वाला ईडीएम सीएचएसएल में आ सकता है, सीपीओ में कभी नहीं आएगा। वोकैब तो सीडीएस की, एनडीए की, एसएससी के जितने एग्जाम है सबकी सेम है ना भाई। तो जितनी हो सके आपको प्रीवियस ईयर वोकैब रिवाइज करनी, क्योंकि ये वर्ड ऐसे ही अलग अलग एग्जाम में शिफ्ट होते रहते हैं। अगली बात, इन क्लासेस के कोई आपको नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि मैं क्लास के अंदर ही फोटोज लगा के, नेमोनिक्स बता के, सेंटेंसेस पढ़वा के आपको ये क्लास के अंदर ही याद करा दूंगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी पीडीएफ को 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 15 दिन बाद, जैसे जैसे आपको टाइम मिलता रहे, कभी अच्छा ग्रामर पढ़ के बोर हो गए, कभी अच्छा मैथ्स बहुत देर पढ़ लिया, बीच में कोई टाइम मिला, अपना वापस पीडीएफ खोली। आपके ऐप में ही ऑप्शन आता है वीडियो के नीचे ही पीडीएफ को ओपन करने का, पीडीएफ ओपन कर ली और उस पर नज़र मार ली, बस। कोई इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इतने ज़बरदस्त फोटोज़, नेमोनिक स्टोरी से मैं आपको वोकैब पढ़ाऊंगा कि इसके आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और मेरी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि पिछले 3-4 साल की मैं सारे एग्ज़ाम की सारी ही वोकैब आपको क्लास के अंदर ही करा दूं। ठीक है, मैक्सिमम जो आप किसी का अगर वोकैब स्पेशल भी लेते हो ना, हालांकि ये तो मेरा फाउंडेशन बैच है, इसमें ग्रामर, वोकैब, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, पैसेज, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन, मॉक सब कुछ दे रहा हूं मैं। लेकिन अगर किसी का ओनली वोकैब स्पेशल भी अगर आप लोगे ना, तो उससे ज़्यादा वर्ड आपको इस बैच में कराने की मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, आ जाइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज के लिए मैंने लिख दिया है, आगे से मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि सारे एग्जाम्स की वोकैब सब एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती है। वोकैब को आपको ऐसे कैटेगराइज नहीं करना चाहिए कि सीजीएल की है, सीपीओ की है, सीएचएसएल की है। आज मैंने लिख दिया है आपके रेफरेंस के लिए कि एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर आए हुए सारे के सारे ईडीएम्स मैं आपको आज कवर करा रहा हूँ। ठीक है, आगे से आप भी कोई डिफरेंट, मैं तो करूंगा ही नहीं, आप भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, जितनी वोकैब आपके बैच में क्लास में कराई जा रही है, आपको एक एक वर्ड पूरी देखनी। चलिए जी, ईडीएम्स क्या होते हैं आपको पता ही है, कहावतें टाइप से, है ना। कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो अपन यूज करते हैं। ठीक, जैसे अब पहला अपना वर्ड आज का अपना ईडीएम है लिली लिवर्ड। ठीक, लिली लिवर्ड का मतलब क्या होता है, वीक और कावर्डली, बड़ा ही डरपोक टाइप का, कमजोर टाइप का आदमी। अब जैसे ये भाई मकड़ी से ही डर रहा है ना, तो ये क्या है, लिली लिवर्ड है। अब इसका ओरिजिन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, आप ना लिली फ्लावर की फोटो देखना। लिली करके एक फूल होता है, हल्का मतलब वाइट कलर में भी आता है, ब्लू कलर के अंदर भी आता है, वाइट लिली, ब्लू लिली, येलो लिली ऐसे करके बोलते हैं। उसके जो कलर्स है ना, बड़े फीके से कलर है। आप देखना, कोई भी उसके अंदर स्ट्रॉन्ग कलर नहीं है। जैसे रोज होता गुलाब कितना डार्क रेड है, तो लिली जो फ्लावर है उसके अंदर जो कलर्स है ना, बहुत ही फीके से कलर है। तो आप अगर इसको ओरिजिन को समझने की कोशिश करोगे, लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं, जिगरा। जैसे अपन बोलते हैं ना उसके पास जिगरा नहीं है, तो वो दिल का मतलब नहीं होता, जिगर इक्वल टू लीवर होता है। ठीक है, तो अगर मैं किसी को कह रहा हूं कि ये लिली लिवर है, तो इसका मतलब ये फीके लिवर का है, इसका मतलब ये कमजोर लिवर का है, इसमें जिगरा नहीं है। लिली लिवर का मतलब होता है कमजोर जिगरे वाला, फीके जिगरे वाला। तो लिली लिवर्ड का मतलब क्या हो गया, डरपोक आदमी। आई हैव नेवर मेट एनीवन एज लिली लिवर्ड एज यू आर। मैं आज तक इतने लिली लिवर्ड आदमी से कभी नहीं मिला जितना कि तू है भाई। तेरे से ज्यादा डरपोक आदमी से मैं आज तक कभी नहीं मिला। क्लियर हो गया, नेक्स्ट बताइए। टू किक द बकेट, इसका मतलब क्या होता है, मर जाना।
अब यहाँ पे जैसे अपने हिंदुओं में जैसे आपने कभी रिवाज, घर में किसी न किसी की तो कभी ना कभी डेथ हुई होगी यार, है ना, आपने भी चीज़ देखी होगी। एक मटका लेते हैं, कंधे पे एक मटका रखते हैं और उसमें कंकड़ सा मार के उसको फोड़ लेते हैं, वो पानी उसमें से गिरता रहता है, ऐसे 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 आप ऐसे चलते रहते हो, है ना। हालांकि ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन ईडीएम के ओरिजिन के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे ही किक द बकेट जो है वो अंग्रेजों में ऐसा कोई रिवाज होगा कि जैसे कोई बंदा मर जाता है तो पानी की भरी बाल्टी को ऐसे लात मार के गिराते हैं, वो बेसिकली रिचुअल का पार्ट है। जैसे अपने वो घड़ा वाला पार्ट है, ऐसी किक द बकेट का उनके रिचुअल है। तो आप अपने उसी से याद कर लो, जैसे घड़ा होता है इसके अंदर यहाँ पे छेद करके वो पानी गिराते रहते हैं, बकेट को किक कर देना, ठीक। आप इससे भी याद कर सकते हो, अस्थियों वाला जो लोटा होता है या अस्थियों वाला इस टाइप का जो घड़ा होता है, आप उससे भी याद कर सकते हो, ठीक। एवरी वन ऑफ अस विल किक द बकेट समवे, हम में से हर कोई कभी ना कभी मर जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पाइए, मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना, बिल्कुल नाम से क्लियर है। मिस द बोट, मिस द बस, मिस द ट्रेन, तीनों का मतलब एक ही होता है। मिस द बोट, मिस द बस, मिस द ट्रेन, तीनों का मतलब एक ही होता है, किसी अपॉर्चुनिटी को खो देना। नाम से क्लियर है, फोटो से क्लियर है। अब इसको भाई कहीं ट्रिप वगैरह पे जाना था, लेट हो गया, जा ही नहीं पाया, तो इसने उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया। हेयर वर टिकट्स अवेलेबल लास्ट वीक बट ही मिस द बोट बाय वेटिंग टिल टुडे टू ट्राई टू बाय सम। टिकट अवेलेबल थी, कुछ यहाँ पे टिकटें अवेलेबल थी, लेकिन वो भैया वेट करता रहा कि लास्ट हफ्ते में खरीदूंगा, बिल्कुल लास्ट में खरीदूंगा। अब उसने मिस द बोट कर दिया, कहने का मतलब अब उसके पास वो अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से चली गई, अब सारी टिकटें सोल्ड आउट हो गई। नेक्स्ट पर जाइए, तो बेल द कैट का मतलब क्या होता है, कहानी सबने सुनी होगी, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये चूहे प्लान बनाते हैं ना, देखा होगा आपने। यानी कोई ऐसा काम करना जिसमें बड़ा रिस्क हो। टू बेल द कैट ईडियम का मतलब होता है कोई ऐसा कार्य करना जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो, ठीक है। ये कहानी तो सबने सुन रखी। योर सजेशन इज़ वेरी गुड बट द प्रॉब्लम इज़ दैट हु इज़ गोइंग टू बेल द कैट। तुम्हारा सजेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये रिस्क लेगा कौन। मान लो कि आप सब लोग एक कंपनी में काम करते हो और आपका जो बॉस है बहुत ज़्यादा डांट टपट करता है, खुद 10 बजे आता है लेकिन लोगों से वो 9 बजे आया करो, 9 बजे आया करो, ऐसे करता रहता है ना। तो आप में से एक ने सजेशन दिया, एक काम करते हैं कि सारे जब बॉस आएगा ना, सारे आगे जाके खड़े हो जाएंगे, सर 9 बजे आया करो, ठीक, ऐसे करके। तो कह रहा कि तेरा सजेशन तो बहुत बढ़िया भाई, उसको रियलाइज़ कराने के लिए कि तू खुद तो टाइम से आता नहीं, दूसरों को क्या ज्ञान दे रहा है ना। लेकिन ये काम करेगा कौन, ये बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। नेक्स्ट बाजी, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, ए सिचुएशन इन विच पीपल आर वेरी एंग्री एंड अपसेट अबाउट समथिंग दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बिना मतलब का तूल दे रखा है, किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए लोग, एंग्री हो गए, लेकिन उस बात में उतना दम ना हो, ठीक। जैसे अब चाय में जैसे आप ऐसे चम्मच घुमा देते हो तो एकदम ऐसे बवंडर सा बन जाता ना, चाय या कोई भी लिक्विड। यहाँ पे स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब चाय का कप जो होता है उसमें कोई भी लिक्विड हो, आप उसको चम्मच से ऐसे घुमा दो, एकदम ऐसे बवंडर से की शेप ले लेगा। तो वहीं से इसका ओरिजिन है। ये कहना चाह रहा है कि भैया जैसे चाय के कप में तूफान होता है ना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 2 सेकंड छोड़ दो अपने आप ठंडा हो जाता है, तो वैसे ही अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो रियलिटी में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लोगों ने ज़बरदस्ती उसको तूल दे के, लोगों ने ज़बरदस्ती उस पर एंग्री हो रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होगा स्टॉर्म इन अ टी कप। भैया ये तो चाय के कप का तूफान है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई रियल इंपॉर्टेंस नहीं है। आई थिंक दिस इज ऑल अ स्टॉर्म इन अ टी कप एंड देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। देख, मुझे लगता है कि यार ये स्टॉर्म इन अ टी कप है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हुआ जाए। जैसे हर दूसरे दिन वो नहीं आता, हर दूसरे दिन एक उल्का पिंड धरती से टकराने वाला है, विनाश होने वाला है, तो अरे यार ये वही स्टॉर्म इन अ टी कप है, ज़बरदस्ती ये टीआरपी के लिए न्यूज़ वाले हेडलाइन लगाने, कुछ नहीं है, ये स्टॉर्म इन अ टी कप ऐसी कोई चीज़। शार्प प्रैक्टिस का मतलब होता है क्राफ्टी और डिसीटफुल डीलिंग्स, स्पेशली इन बिजनेस में बड़ा क्राफ्टी होना, डिसीटफुल होना, धोखाधड़ी करना, धोखेबाजी करना। शार्प का मतलब क्या होता है, तीखा, है ना। और शार्प यहाँ पे नेगेटिव वर्ड में यूज हुआ है। शार्प प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, किसी काम को करने का तरीका। आपने देखा होगा ऐसी प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं है, कोई भी फॉल प्ले नहीं होना चाहिए, सुना होगा आपने वर्ड। प्रैक्टिस मतलब किसी काम को करने का तरीका।
तो शार्प प्रैक्टिसेस कोई फॉलो करता है तो इसका मतलब वो तीखी प्रैक्टिस यानी नेगेटिवली काटने वाली। आप इसको ऐसे इमेजिन कर लो, ऐसे इसको याद कर लो। शार्प मतलब होता है किससे? तीखा। तीखा क्या काम आता है? काटने के। तो ऐसी प्रैक्टिस जो किसी की काटने के काम आए, किसी को काटने के काम आए, यानी किसी को बेवकूफ़ बनाने के काम आए। जैसे अब ये फल वाला है भाई, ठीक है, ये क्या कर रहा है, देखो इसने क्या करा है, टोकरी के अंदर सारे फल रख लिए और एक यहाँ पे साइड पे रख दिया। अब वेट में तो वो भी आ रहा है, लेकिन जब ये लिफाफे में डालने लगेगा तो इसको जल्द हाथ से ऐसे इस साइड पे यहाँ गिरा देगा। ऐसी वीडियो आपने और भी बहुत सारी देखी होंगी। तो ये क्या फॉलो कर रहा है या कर रही है? ये शार्प प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है, यानी धोखाधड़ी देने वाली प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है। दैट वुमेन्स, दैट ये इज मतलब है इसका, दैट वुमेन इज नोन फॉर हर शार्प प्रैक्टिस, आई वुड रादर नॉट डील विद हर। अरे यार वो मशहूर ही है, वो जानी जाती है अपनी धोखाधड़ी वाली डीलिंग के लिए, मैं तो उसके साथ डील नहीं करूंगा, मैं तो उसके साथ बात नहीं करूंगा। रूल द रूस्ट का मतलब क्या होता है? डोमिनेट करना, हुक्म चलाना। अब इसको कैसे याद करेंगे? रूस्ट क्या होता है? रूस्ट होता है जहाँ पे मुर्गे मुर्गियाँ वगैरह जैसे रखे जाते हैं। पूरा तो पोल्ट्री फार्म होता है, एक छोटा सा अगर कैबिन बना दें, खास करके रूस्ट को आप डिक्शनरी में टाइप करोगे या गूगल पे टाइप करोगे तो एक डंडी सी टाइप की होती है, ठीक है। कमरे के अंदर भी ऐसे एक प्लैंक से बना देते हैं जिन पे मुर्गे मुर्गियाँ वगैरह बैठते हैं, उसको बोला जाता है रूस्ट। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, कुनबा टाइप का रहता है ना। मुर्गों में भी परिवार सा ही बना लेते हैं, तो एक कुनबा सा उस उतने एरिया में रहता है, उसको बोलते हैं रूस्ट, ठीक है। तो रूस्ट पर रूल करना, यानी उस कुनबे पर, उन सब पर हुक्म चलाना। और जो उनमें मुर्गा होता है, जैसे बाकी सब तो है ना, अब ये कलंगी सी होती है जिसके ऊपर ये क्या होता है, ये मेल होता है, रूस्टर होता है ये। तो रूस्टर रूल करता है रूस्ट को, यानी सारी चीज़ें रूस्टर के हिसाब से होती हैं, यानी डोमिनेट करता है। रूल द रूस्ट का मतलब होता है, इसको ऐसे याद कर लो, रूस्टर जो होता है वो रूस्ट को रूल करता है, यानी सब चीज़ें उसके हिसाब से होती हैं। पोल्ट्री फार्म वगैरह में तो देखा होगा 100 मुर्गियों पे एक ही मुर्गा होता, भाई यही वीआईपी है वहाँ का है। इन हिज फैमिली इट इज़ हिज ग्रैंड मदर हु रूल्स द रूस्ट। उसके परिवार में उसकी जो दादी है ना, उसके परिवार में उसकी जो दादी है या नानी है, ग्रैंड मदर दोनों के लिए लग सकता है, उसके परिवार में उसकी जो दादी हैं वो रूस्ट को रूल करती हैं, यानी उन्हीं का हुक्म चलता है, वही डोमिनेट करती हैं। नेक्स्ट बात, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, आर्म की दूरी बनाए रखना, यानी किसी से ज़्यादा क्लोज होना। नॉट अलाउ समवन टू बिकम टू फ्रेंडली विद यू। अब आप किसी के यार दोस्त बनोगे तो भैया हाथ में हाथ भी मिलाओगे, कई बार गले भी मिलोगे। किसी को एक हाथ मतलब बस थोड़ा दूर दूर प्रोफेशनल सा रिलेशन रखना, ज़्यादा किसी के क्लोज ना आना। दे नो लॉन्गर ट्रस्ट हर एंड आर कीपिंग हर एट आर्म्स लेंथ। अब वो उस पर भरोसा नहीं रख करते। मान लो आपकी कोई पहले दोस्त थी, उसने आपकी कोई जाके चुगली कर दी या आपके खिलाफ जाके कोई और डील साइन कर ली, तो अब भैया वो उस पर भरोसा नहीं करते, वो उसको आर्म लेंथ पर ही रखते हैं, दूरी ही उससे बनाए रखते हैं। अभी मान लो कोई ऑफिस में काम करने वाला है, ये नहीं चाहता ज़्यादा कोई किसी को क्लोज करेगा, फिर वो चाटू करिता से तो उससे कोई फेवर मांगेगा, तो किसी को ज़्यादा मुंह नहीं लगाना, दूर दूर ही रखता है ये लोगों को। टू टाई समवन अप इन नॉट्स, किसी को नॉट्स मतलब होता है गांठ, जो रस्सी की आप गांठ लगा देते हो ना, तो नॉट का मतलब होता है गांठ। किसी को गांठों में बांध देना, किसी को रस्सियों में उलझा देना। टू कन्फ्यूज समवन एंड मेक देम अनेबल टू एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली, किसी को कंफ्यूज कर देना, ऐसे कंफ्यूज कर देना कि सामने वाला या तो कुछ एक्सप्लेन ना कर पाए या उसको कोई चीज़ ढंग से समझ में ना आए। आपने टू कन्फ्यूज समवन एंड मेक देम अनेबल टू एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली, जैसे कोई कुछ बात बोल रहा है, ठीक है, कोई कुछ बात बोलना चाहता था, आपने अच्छा ये हो जाए तो, अच्छा ऐसे उस टाइम क्यों नहीं बोला, ऐसे चार उस पर ऐसे सवाल इधर उधर से दाग दिए कि वो कंफ्यूज हो गया, पजल हो गया, मैं बोल लूँ क्या, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। तो किसी को रस्सियों में जकड़ देना, बांध देना। आप ऐसे सोचो कि सामने वाला पर्सन कुछ बोल रहा है और आपने रस्सी नुमा फंदे से उसके गले में डाल दिए, इधर से उसको जकड़ लिया, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं बोल लूँ क्या, है ना। तो किसी को रस्सियों में फंसा देना। अब ये देखो इसके भाई ने क्या किया, ये चल के आ रहा था, इसको गिरा के इन रस्सियों में बांध दिया, फंसा दिया इसको बेचारे को। द इंटरव्यूअर टाइड मी अप इन नॉट्स बाय आस्किंग ट्रिकी क्वेश्चंस। अब ये देखो उसी टाइप का एग्जाम्पल आ गया। ये एग्जाम्पल से आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। फोटोज़ भी हैं, साथ में हिंदी मीनिंग भी है, इंग्लिश मीनिंग भी है,
और ये जो एग्जाम्पल है ना, क्योंकि आजकल एग्जाम में डायरेक्ट जैसे पहले नहीं आता था कि ये इडियम है, ये 4 मीनिंग है, बताओ कौन सा होगा, अब वैसे आने की वजह सेंटेंस के थ्रू आने लग गया। तो अगर आप सेंटेंस में वो इडियम कैसे यूज होता है वो देख लोगे ना, तो आपको उस क्वेश्चन को करने में बहुत ही आसानी होने लग जाएगी। ठीक है जी, चलो। तो इंटरव्यूअर ने मुझे फंसा दिया। आप इंटरव्यू देने गए, आपसे सामने वाले ने ऐसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे कि आप फंस गए, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं, तो उसने आपको क्या कर दिया, उसने आपको वो रस्सियों की गांठों में आप उसके जो सवाल नुमा फंदे थे उनके अंदर आपको फंसा दिया कि अब आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे, सोच ही नहीं पा रहे। स्क्रैप द बैरल, स्क्रैप का मतलब था कुरचना, स्क्रैप का मतलब था कुरचना। इसका मतलब है टू डू समथिंग दैट यू डू नॉट वांट टू डू बिकॉज यू हैव नो अदर ऑप्शन। कोई ऐसा काम करना बेसिकली जो आप करना नहीं चाहते, बिल्कुल एंड रिजॉर्ट को यूज करना। इसका मीनिंग थोड़ा सा दूसरा भी कर सकते हो आप। स्क्रैप द बैरल का एग्जैक्ट मीनिंग होता है अपने लास्ट रिसोर्स को यूज करना, अपने लास्ट रिसोर्स को यूज करना। अब इसको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। पहले कंटेनर के रूप में या ये बैरल्स का यूज लेते थे, आजकल तो ऐसे इस शेप में ऑयल आता है, ऑयल के बैरल आते हैं। पहले मैक्सिमम चीज़ें इन्हीं में स्टोर करी जाती थी, चाहे आपका वो कोई खाने पीने की चीज़ है, कोई जैम है, कोई ऑयल है, कुछ भी है, वो ऐसे इस टाइप के बैरल के अंदर स्टोर करते थे उसको, ठीक है। अब मान लो आपका तेल खत्म हो गया, आपने पूरा बैरल उल्टा के देख लिया, वो ख़त्म हो चुका है, आपके पास है नहीं है, और आप नया आप खरीद नहीं सकते, आपके हालत तंगी चल रही है, XYZ कोई भी सर्कमस्टांसेस है, ठीक। तो आप क्या कर रहे हो, कुरचने वाला टाइप का कुछ लेके ऐसे कुरच के उतारो। आपको पता है कि इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं होगा, ये जो कुरचा हुआ सा होगा ये बड़ा गंदा टेस्ट करेगा, लेकिन अब आपके पास कोई चारा ही नहीं है। तो जब आप कोई ऐसा काम करते हो जो आप करना नहीं चाहते, या कोई अपना अंतिम रिजोर्ट यूज कर रहे हो, बिल्कुल अंतिम रिसोर्स को यूज कर रहे हो, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है स्क्रैप द बैरल। स्क्रैप का मतलब होता है कुरचना, बैरल को ऐसे कुरच कर बिल्कुल लास्ट का सामान उसमें से निकालना, ठीक है। सोनाली वॉज स्क्रैपिंग द बैरल व्हेन शी हैड टू लिव फॉर 6 months विद हर फ्रेंड व्हेन शी लॉस्ट हर जॉब। बेसिकली क्या कर रही है, सोनाली वॉज स्क्रैपिंग द बैरल, सोनाली स्क्रैप कर रही थी बैरल को जब उसको अपने व्हेन शी हैड टू लिव फॉर 6 months विद हर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ रहना पड़ा। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो बेचारी के पास जो अंतिम पैसे वैसे बचे हुए थे उनको यूज़ कर रही थी, या फिर ये भी ये कहना चाह रहा हो सकता है कि उसके दोस्त के साथ कोई खास बनती नहीं थी, लेकिन बेचारी को मजबूरी में रहना पड़ा, वही लास्ट रिसोर्ट था, वही लास्ट जगह थी, वहीं उसको बेचारी को जाना पड़ा, और को उसके पास चारा ही नहीं था। क्लियर हो गया, नेक्स्ट बात जाइए। अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन, जो एक डाइम में एक दर्जन आ जाए, जो एक डाइम में एक दर्जन आ जाए। कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी कॉमन हो, जैसे होता है ना अपने इधर चलता टका पहले, है ना, 1 टके में इतनी ये चीज़ आ जाती है। तो ये डाइम का मतलब है यहाँ पे करेंसी, जैसे अपने 1 रुपया सिक्के खुले चलते ना, वहाँ पे उनके चलते डाइम, पहले चलते थे, मतलब एक डाइम में एक दर्जन आ जाए कोई चीज़। पहले अंडों वगैरह के लिए यूज़ करते थे, बड़े कॉमन होते थे, बड़े सस्ते बिकते थे, हर जगह अवेलेबल होते थे और सस्ते भी बहुत होते थे। तो अ डाइम अ डजन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है, बड़ी कॉमन है, बड़ी सस्ती। चीप वॉचेज लाइक दिस फ्लडेड द मार्केट, यू कैन गेट अ डाइम अ डजन। ये सस्ती इस टाइप की वॉच जो है वो मार्केट में खूब आई हुई है, तुम इनको डाइम अ डजन खरीद सकते हो। रियलिटी में वो एक डाइम में दर्जन नहीं आती, लेकिन अब ये फ्रेज बन गया, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो, बहुत इजीली अवेलेबल हो, तो उसके लिए हम यूज़ कर देते हैं अ डाइम अ डजन। बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब होता है पॉइंट पे ना आना, घुमा फिरा के इधर उधर बात करते रहना। अब आपने फिल्मों में अक्सर ये वाली सिचुएशन देखी होगी, है ना। होता क्या, मान लो कि आपका दोस्त कहीं छुपा हुआ है, और आप फिलहाल विलन को नहीं पता ना कि वो आपका दोस्त है, आप उसके साथ ही चल रहे हो। क्या तू भी ढूंढ रहा है भाई? हाँ मैं भी उसको ढूंढ रहा हूँ। ऐसे डंडी लेके उसके इधर उधर मारेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो बुड्ढा है, ये इसका एक दोस्त है जो यहाँ पे लेट से छुपा हुआ है, ठीक है। अब ये इन लोगों के साथ आया हुआ है, उनको ये दिखा रहा है कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये डंडा ना अपने दोस्त के सिर पे नहीं मारेगा, कभी इधर मारेगा, कभी इधर मारेगा, कभी इधर मारेगा। तो वहां से बेसिकली ओरिजिन हुआ बीट अबाउट द बुश, मतलब बुश के इधर उधर डंडा मार रहे हो, सेंटर में क्यों नहीं मार रहे। अरे ये बात समझ, यानी मेन मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहे, जो मेन मुद्दा है, जो मेन पॉइंट है, उस पे क्यों नहीं आ रहे, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो।
क्विट बीटिंग अराउंड द बुश, बीट अबाउट द बुश या अराउंड द बुश बात एक ही होती। भैया छोड़ दो ये बीट अराउंड द बुश करना, और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है साफ साफ बोलो, इधर उधर की बात मत करो, साफ साफ बताओ। टू प्राइम द पंप, जबरदस्त ओरिजिन है भाई इसका भी। स्टिमुलेट द ग्रोथ और सक्सेस ऑफ समथिंग बाय डूइंग समथिंग यूजुअली सप्लाइंग इट विद मनी। किसी चीज़ की ग्रोथ को सपोर्ट करना, कोई चीज़ जो है ग्रो कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करना, खास करके कैसे, कोई पैसे वैसे की मदद देके। अब भैया ये अमीरों ने तो नहीं किया होगा, लेकिन देसी वालों ने जरूर किया होगा। ये आपने देखा होगा, नलका होता था घर पे, नलका जैसे आप ऐसे उसको बार बार कर रहे हो, है ना, पंजाबी में तो गेड़ना बोलते हैं उसको, नलका गेड़ना, हिंदी में नलका चलाना कह लो आप, है ना। तो आप उसको चला रहे हो, मान लो पानी नहीं उठा रहा वो, तो क्या करते थे, एक मग्गा पानी लेते थे, ऊपर से उसमें पानी डाल देते थे, ऊपर जो उसकी जगह होती थी वहां से पानी डालते थे, फिर करते थे आ जाता था। सेम चीज आपने इलेक्ट्रिक पंप में भी करी थी। जब आपकी मोटर जो घर में लगी हुई थी पानी नहीं उठाते, तो उसके साइड पे ना एक वॉल टाइप का होता है, उसको खोलते हो, एक मग्गा पानी लेते हो, उसमें डाल देते हो। इस एक्टिविटी को बोलते हैं प्राइम द पंप। आप गूगल करना प्राइम द पंप का मतलब क्या होता है। प्राइम द पंप का मतलब होता है, मान लो वो पंप खाली है, वो पंप खाली है, अगर खाली है तो वो सक्शन, उसमें उतनी पावर नहीं आएगी। अगर आप उसको पानी से भर दो तो उसमें सक्शन की पावर आ जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं प्राइम द पंप। या ऐसा समझ लो, प्राइम का मतलब क्या होता है, अगर मैं कोई ये प्लेयर अपने प्राइम पे चल रहा है, तो अपने बेस्ट पे चल रहा है, पंप को उसकी बेस्ट सिचुएशन में ले आना, पंप को उसकी टॉप पोजीशन पे ले आना। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये पंप पानी नहीं उठा रहा था, इसको बोलते हैं, ये मेरा बना हुआ प्रॉपर नाम है इसका, ये जो छोटा सा वॉल टाइप का होता है, छोटा ढक्कन सा होता था, खोल के इसमें पानी डालते थे, इसको बोलते ही है प्राइमिंग पॉट। प्राइम करने का पोर्ट है ये, प्राइम करने की जगह, यहाँ पे आप पानी डालते थे और ये मोटर आपकी पानी उठा लेती थी। तो आपने क्या किया, आपने इस पंप की मदद करी इसके काम को अचीव करने में। या हो सकता है ये थोड़ा धीरे धीरे पानी उठा रहा था, पानी आया हवा आई, पानी आया हवा आई, आपने ये करके इसको टॉप पोजीशन पर पहुंचा दिया, आपने इसकी एक टाइप से हेल्प कर दी। तो स्प्रिंग इज द टाइम व्हेन द गवर्नमेंट प्राइम्स द पंप टू हेल्प फार्मर्स प्रिपेयर देयर फील्ड। स्प्रिंग वो समय होता है जब गवर्नमेंट जो होती है प्राइम द पंप करती है। प्राइम द पंप करती है यानी फार्मर्स को सपोर्ट करती है, या तो कह लो कि भैया पानी वानी छोड़ के, या उनके को लोन वोन माफ़ करके, उनको सब्सिडी दे के। ये वो समय होता है जब वो गवर्नमेंट जो है वो किसानों की मदद करती है। बैक अगेंस्ट द वॉल, टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होना जहाँ से निकलना मुश्किल हो। अब ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, है ना, हीरो वगैरह भाग रहा होता है, फिर उसके गोली वोली लग जाती है, फिर वो एंड में आके बिल्कुल ऐसे दीवार पे कमर लगा के बैठ जाता है, जैसे फिलहाल ये बैठा हुआ। मान लो इसके पैर में गोली लग गई, या अब थक गया है जीवन से, अब इसको पता चलेगा कि नहीं यार अब यहाँ से और फाइट नहीं हो सकती, तो ऐसे कमर दीवार के साथ लगा के बैठ जाते हो। तो बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब होता है ऐसी स्थिति में पहुंच जाना, ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाना जो बड़ी डिफिकल्ट है, आपको उसको झेलना बहुत मुश्किल है, और जहाँ से एस्केप करना बड़ा ही मुश्किल है। आई विश आई कुड हेल्प यू बट माई बैक इज अगेंस्ट द वॉल बिकॉज आई डोंट गेट पेड फॉर 2 और more वीक्स। मैं काश मैं तेरी मदद कर पाता, लेकिन मेरी खुद की बैक अगेंस्ट द वॉल लगी हुई है, मतलब मैं खुद बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ, परेशानी में हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही तनख्वाह नहीं मिली है पिछले 2 महीने से। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे, शायद इमेजिन कर पा रहे होंगे कि ये एक स्लाइड बनने में कितना टाइम लगा होगा, है ना। वर्ड लिखना, उसका इंग्लिश मीनिंग एग्जैक्ट होना चाहिए, उसका हिंदी टाइपिंग आप एक बार करके देखना, कभी कुओं को किए बन जाता है, कभी कुछ हो जाता है, उससे रिलेटेड उसकी ओरिजिन और फोटो यहाँ पे लगी हुई है, और एक सेंटेंस लिखा हुआ है। एक एक क्लास पे जो बच्चे जो टाइपिस्ट है, जो कह लो कंटेंट राइटर है, वो मुझे ये लिख के दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस क्या लिखा जाएगा, हिंदी मीनिंग एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, और ये फोटो, एक एक काम ये मैं खुद करता हूँ। तो मैं अपने एंड से कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई बैच परचेज करता है, या अगर कोई मेरी वोकैब की क्लास देख रहा है, तो ग्रामर की तरह उसके लिए, मतलब वोकैब के केस में भी उसके दिल से निकले सर गजब कंटेंट, ऐसा कंटेंट या इतनी मेहनत वोकैब के लिए या वोकैब की क्लासेस पे हमने और कहीं पे नहीं देखी। इसी कोशिश के साथ ये बैच में चला रहा हूँ। नेक्स्ट पे आ जाइए।
अगला ईडीएम तो अपना काफ़ी आसान है, टू वॉक ऑन एयर। जैसे अपन गाना नहीं था तो चक दे इंडिया मूवी का है, बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है। बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो ऐसे करना, आसमान में उड़ रहा है भैया, बादलों में उड़ रहा है, ऐसे करके। तो जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो जैसे बहुत ज़्यादा खुशी तो जंप करने लगते हो हवा में, तो हवा पे चलना कहने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना या किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना। आफ्टर शी वॉन द इलेक्शन, आफ्टर ही वॉन द इलेक्शन वॉज वॉकिंग ऑन एयर। ही भी लगा लो, यहाँ दोबारा लगा लो, ठीक है। इलेक्शन जीतने के बाद वो हवा पे चल रहा था। बैड आयरन, बैड लक, किस्मत खराब होना। इसका ओरिजिन आप ऐसे याद कर लो, हालांकि इसके ओरिजिन बहुत डिस्प्यूटेड है। इस ईडीएम के जो ओरिजिन है वो काफ़ी डिस्प्यूटेड है, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं एग्जैक्ट तो आपको मिलेगा ही नहीं। इसको आप ऐसे याद कर लो, जैसे सिक्के विक्के पहले बनते थे, सिक्के पहले बनते थे लोहे के बनते थे, है ना। अब एक बंदा तो जब भी ऐसे टॉस करता, सिक्का उछालता, जब हेड बोलता हेड आता, टेल आता है तो टेल, 10 में से 9 बार जीत रहा है वो, और एक बंदा 10 में से 9 बार हार रहा है, तो वो क्या बोलेगा, ये आयरन ही बुरा है, मतलब मेरी किस्मत ही बुरी है, मेरी तो किस्मत ही बुरी है। तो बैड आयरन का मतलब क्या होगा, ऐसे याद कर लो, आयरन से वो बना हुआ सिक्का है, तो आप बार बार हारे हो तो आप क्या करे हो, ये बुरा आयरन है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आई हैव बिन हैविंग अ बिट ऑफ बैड आयरन सो फार दिस मॉर्निंग, आई लॉस्ट माई वॉलेट, माई कीज एंड देन माई फोन। मेरे तो भैया किस्मत ही खराब चल रही है, मेरा तो आज सुबह से ही बैड आयरन चल रहा है, मेरा तो सुबह से ही बैड आयरन चल रहा है। सुबह मेरी वॉलेट गुम हो गया, चाबियाँ गुम हो गई, और लो अब मेरा फ़ोन भी गुम हो गया। बताइए, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब होता है बहुत थोड़े से मार्जिन से, नैरो मार्जिन से। अब जैसे दांतों और स्किन के बीच में कितना गैप है, दांत और स्किन बिल्कुल ऑलमोस्ट चिपके हुए हैं, दांत और स्किन बिल्कुल ऑलमोस्ट चिपके हुए हैं, है ना। तो आई रैन इनटू एयरपोर्ट, आई रैन इनटू एयरपोर्ट एंड कॉट द प्लेन बाय स्किन ऑफ माई टीथ। मैं एयरपोर्ट के अंदर घुसा और भैया मुझे प्लेन, वो बोर्डिंग गेट क्लोज होने ही वाले थे, बिल्कुल ऐसे मार्जिन से वो मुझे मिला, नैरोली एस्केप किया है। जैसे अपन कहते हैं ना बाल बाल बचना, नैरोली एस्केप करना, ये वही चीज़ है। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ से अगर आप कोई काम करते हो तो बिल्कुल एंड मोमेंट पे करते हो, बिल्कुल वर्ज पॉइंट पे उसको करते हो आप। थ्रू थिक एंड थिन, हर सर्कमस्टांसेस में। इसका ओरिजिन है बेसिकली इस चीज़ से, जैसे ये जंगल की फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। अब एक बहुत ज़्यादा घना जंगल है, एक ऐसा है जिसके अंदर भैया कुछ है ही नहीं, आराम से आप जा सकते हो। तो अब आपको मैं कहूँ कि यार मेरे साथ चलना है, ठीक है। मान लो अपन बहुत पुराने ज़माने की बात करते हैं, आप मेरे दोस्त, मैं करूँ यार मेरे साथ वहाँ तक चलना है, बिल्कुल दिन का टाइम है, जंगल कोई घना नहीं है, बिल्कुल पगडंडी साफ साफ बनी हुई, तो आप कह दोगे हाँ ठीक है चलते हैं। अभी यही आपको ही मैं बोलूँ कि भैया रात को चलना और घने जंगल के बीच से होके जाना है, तो तुम डरोगे ना थोड़ा सा, यार बिना मतलब अपन क्यों जान जोखिम में डालें। तो अगर कोई बंदा आपको कहे कि भैया चाहे थिक फॉरेस्ट हो चाहे थिन फॉरेस्ट हो, चाहे बहुत घने जंगल में से ले जा चाहे कैसे ले जा, मैं तेरे साथ हूँ, तो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में जो आपका साथ दे उसके लिए यूज होता है। माई बेस्ट फ्रेंड हैज सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसने मुझे सपोर्ट किया है, उसने मेरा साथ दिया थ्रू थिक एंड थिन, मतलब हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी, डिस्गाइज मतलब होता है भेष बदलना, ब्लेसिंग मतलब आपके लिए कोई चीज़ जो अच्छी हो, है ना। कई बार क्या होता है, कोई हमारे लिए चीज़ अच्छी होती है लेकिन हमें शुरुआत में समझ नहीं आती, हमें शुरू में लगता है कि अरे यार मेरे साथ कितना बुरा हो गया, लेकिन बाद में चल के वही चीज़ आपके लिए अच्छी प्रूव हो जाती है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। समटाइम्स दैट सीम्स बैड और अनलकी एट फर्स्ट बट कॉजेज समथिंग गुड टू हैपन लेटर। कोई ऐसी चीज़ जो शुरुआत में बड़ी आपको अनलकी और बेकार लगे लेकिन बाद में वो आपके लिए बड़ी अच्छी साबित हो। जैसे कभी ना कभी व्लॉग वगैरह में सुना होगा, देखा होगा, फ्लाइंग बीस्ट नाम से गौरव तनेजा। अब इनको एयर एशिया ने निकाल दिया, ठीक है, एयर एशिया ने इनको निकाल दिया कि भैया ये तुम्हारे काम में ये दिक्कत है। अब ये व्लॉगिंग वगैरह तो पहले करता ही था, है ना, बाकी सारे काम तो पहले कर ही रहा था। अब क्या है, पहले होता क्या है ना, जब कोई जमी जमाई सी नौकरी होती है और खास करके बहुत वेल पेइंग जब जॉब होती है तो उसको ना छोड़ने का मन नहीं बनता बंदे का, वो करेज वो ला नहीं पाता सामने वाला बंदा कि मैं इसको छोड़ के ये काम कर लूँ। तो जब इसको निकाला होगा तब तो इसने सोचा होगा अरे यार ये तो मेरे साथ बहुत ख़राब हो गया, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे अंदर ऐसी मेरी किस्मत ख़राब है जो मुझे नौकरी से निकाला गया। लेकिन जैसी नौकरी से निकाला अब ये बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकालने लग गया भैया।
व्लॉगिंग पे और ज़्यादा टाइम देने लग गए और 10 तरह के प्रोजेक्ट इन्होंने चालू कर लिए, 50 तरीके की ऐड करने लग गए, दुनिया जहान का पैसा कमाने लग गए, है ना। तो अब इनडायरेक्टली जो चीज़ शुरुआत में इनको बुरी लग रही थी बाद में वो इनके लिए अच्छी साबित हुई। अब इनसे पूछा जाए दोबारा ज्वाइन करोगे कि ये जो कर रहे हो यही करोगे, तो फिर ये कहेगा ये जो कर रहा हूँ यही करूँगा, ऑब्वियस बात है। तो कहने का भी कुछ इंटरव्यू में भी इन्होंने बोला कि जो एयर एशिया कंपनी जिन्होंने मुझे निकाला था उसके सीईओ से ज़्यादा कमा रहा हूँ, है ना। तो कहने का मतलब ये कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शुरू में हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरी हुई हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारे लिए अच्छी हो जाती हैं। बीइंग लेड ऑफ वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, विद इन अ मंथ आई गॉट अ मच बेटर जॉब। मुझे नौकरी से कोई बंदा बोल रहा है, ले ऑफ जो हुआ ना, मुझे जो नौकरी से निकाला गया वो मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ। शुरू में तो नौकरी से निकला होगा, दुख हुआ होगा, लेकिन 1 महीने में मुझे उससे कहीं अच्छी जॉब मिल गई। टू बी इन टू माइंड्स, नाम से क्लियर हो रहा है। टू माइंड्स में होना मतलब कंफ्यूज होना, एक मन कह रहा है ये करूँ, एक मन कह रहा है ये करूँ। टू बी अनसर्टन, किसी चीज़ को लेके अनसर्टन होना, पक्का ना होना, मतलब फर्म डिसीजन ना बना पाना। आई वॉज ऑफ टू माइंड्स अबाउट वेदर और नॉट टू कम दिस मॉर्निंग, सुबह ऑफिस आऊँ या नहीं आऊँ, या आज की सुबह आऊँ या नहीं आऊँ, इस चीज़ को लेके मैं टू माइंड्स में था, मतलब अनसर्टन था, डिसीजन नहीं बना पा रहा था। फॉल फाउल ऑफ का मतलब क्या होता है? टू गेट इन टू ट्रबल बिकॉज ऑफ फेलिंग टू डू वट इज रिक्वायर्ड। फॉल टू गेट इन टू ट्रबल, मुसीबत में पड़ जाना, ट्रबल में पड़ जाना, क्योंकि आप वो काम नहीं कर पाए जो आपसे रिक्वायर्ड था, जो जिसकी ज़रूरत थी। अब इसको याद करना भी आसान है, देखो फॉल फाउल ऑफ, यहाँ पे वैसे फाउल का मतलब वो वाला फाउल नहीं होता जो मैच में, फाउल का यहाँ पे मतलब है बेसिकली इफ़ यू फॉल फाउल ऑफ समबडी, कहने का मतलब क्या है कि आप किसी की नज़रों में नीचे गिर गए, आप कह लो कि आप किसी की नज़रों में वो एक्सपेक्टेशन जो उसकी थी उसको पूरा नहीं कर पाए, आप उस स्तर को मैच नहीं कर पाए। जैसे होता ना फॉल शॉर्ट ऑफ, सुना होगा आपने, फॉल शॉर्ट ऑफ समथिंग, तो जैसे ही फेल शॉर्ट ऑफ माई एक्सपेक्टेशंस, कहने का मतलब मेरी जो उससे उम्मीदें थी उससे वो पीछे रह गया, उससे वो कम रह गया। तो फॉल फाउल का मतलब होता है नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि जो आपने सामने वाले से उम्मीदें लगा रखी हैं, जो रिक्वायरमेंट थी उस चीज़ की, उससे आप फाउल में आ गए, यानी उससे आप नेगेटिव चले गए, ये इसका मतलब है। याद कैसे कर सकते हो? याद इसको चाहे गेम वाले फाउल से कर लो, क्या दिक्कत है। अब एक्सपेक्टेड तो यही है ना कि भैया कमर से नीचे यहाँ पे नहीं मारोगे, अब भैया इसने वहाँ पे मुक्का मार दिया तो इसने इसको फाउल दे दिया। तो इससे जो रिक्वायर्ड था, इससे जो एक्सपेक्ट किया जाता है, गेम के जो रूल्स थे वो ये पूरे नहीं कर रहा, तो ही फॉल फाउल ऑफ। ऐसे याद कर लो, आई फेल फाउल ऑफ द कमेटी एंड नाउ आई एम नॉट श्योर हाउ टू इम्प्रूव माई रेपुटेशन। मैं फॉल फाउल हो गया कमेटी के सामने, यानी मेरी इमेज कमेटी के सामने बड़ी बेकार हो गई, मेरे जो मैंने बातें बोली या मेरे से जो रिक्वायर्ड था वो मैं पूरा नहीं कर पाया, इसलिए कमेटी के सामने मेरी इमेज बड़ी ख़राब हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं अपनी रेपुटेशन को कैसे इम्प्रूव करूँ। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब क्या होता है? जिस बंदे के अंदर बोलने की बड़ी कला हो, जो फ्लुएंटली चीज़ों को बोल सकता हो, बड़ा इम्प्रेसिवली चीज़ों को बोल सकता हो। अब गैब, अगर आपको गैब एक वर्ब होती है, गैब वर्ब को आप डिक्शनरी में टाइप करोगे, उसका मतलब ही होता है लगातार बोलने की, फ्लुएंसी से बोलने की क्षमता। तो अगर किसी को भगवान ने गिफ्ट ऑफ गैप दिया है, अगर किसी को भगवान ने गिफ्ट ऑफ गैप दिया तो उसको बोलने की ऐसी क्षमता दी है कि वो लगातार बोल सकता है, बड़ा फ्लुएंटली बोल सकता है, बड़ा इंप्रेसिव मैनर में बोल सकता है। जैसे कभी ना कभी आपने जीवन में ओशो की वीडियो सुनी होंगी। अब ओशो की वीडियो बड़ी तार्किक लगती हैं, है ना, ऐसे एक बार वीडियो चला दी तो उसकी सारी बातें सही लगने लग जाती हैं। तो क्या था उसके पास? गिफ्ट ऑफ गैप था। शी हैज़ गॉट अ गिफ्ट ऑफ गैप, शी शुड वर्क इन सेल्स एंड मार्केटिंग। उसको भगवान ने गिफ्ट ऑफ गैप दे रखा है, कहने का मतलब बोलने की अच्छी कला है उसके पास, उसको सेल्स या मार्केटिंग में काम करना चाहिए। गेट इनटू स्क्रेप, इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम, किसी मुसीबत में इन्वॉल्व हो जाना। स्क्रेप जो है स्क्रेप के दो मतलब होते हैं। एक तो स्क्रेप का मतलब होता है किसी तेज चीज़, धारदार चीज़ से काटना, और एक स्क्रेप का मतलब जब आप कहीं कोई होता है ना बाजू कोहनी वोनी कहीं टकरा गई, जो ऐसे झरीट सी लग जाती है ना, ऐसे खुरदरा सा हो जाता है ना, खून सा आ जाता है, थोड़ा सा लेयर सी उतर जाती है, उसको भी बोलते हैं स्क्रेप। तो अगर दो बच्चे लड़ पड़े, है ना, उसने उसको नीचे गिर लिया, उसने उसको नीचे गिर लिया, या आप अपनी बेवकूफ़ी से गिर गए तो वो लग गई आपके, तो आप ट्रबल में आ गए, आप स्क्रेप में आ गए। गेट इनटू स्क्रेप का मतलब होता है किसी मुसीबत की स्थिति में आ जाना, किसी ट्रबल में आ जाना, प्रॉब्लम में आ जाना। मेनली क्या है, बेसिकली स्क्रेप का मतलब वो घाव टाइप का, उससे आपको इसको याद करना है। घाव कब लगते हैं?
या तो आप गिर गए, अपनी मर्जी से गिर, अपनी गलती से गिर गए, या लड़ाई में गिर गए, तो इसका आप किसी न किसी प्रॉब्लम में हो, किसी न किसी परेशानी में हो। येस गॉट इनटू स्क्रैप्ड बाय एम्बेजलिंग पब्लिक फंड। अब कोई मान लो एनजीओ वगैरह है, कुछ भी है, वहाँ पे पब्लिक का पैसा था, उसने भैया उसको निकाल के अपने लिए यूज़ कर लिया, तो वो स्क्रैप में फंस गया, वो प्रॉब्लम में फंस गया पब्लिक फंड को एम्बेजल करने के लिए। एम्बेजल का मतलब होता है किसी चोरी कर लेना एक टाइप की, ठीक है। आपके पास कोई चीज़ जमा थी, आपने उसमें से अपने लिए खुद के लिए यूज़ कर लिया ज़बरदस्ती। अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, आसान है याद करना। इसका मतलब है कंप्लीट सरप्राइज, अचानक से कोई चीज़ हो जाए, अनएक्सपेक्टेड चीज़ कोई हो जाए, ज़्यादातर नेगेटिव के लिए यूज़ करते हैं। ब्लू क्या होता है? आसमान। बोल्ट माने क्या होता है? बिजली। जैसे बिजली की कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकती, जैसे बिजली की कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकती, अचानक से एकदम आ जाती है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है जैसे बिजली गिर गई हो। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब जैसे बिजली गिर गई हो। द रेजिग्नेशन ऑफ द चेयरमैन केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। वो जो चेयरमैन का रेजिग्नेशन था वो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू की तरह आया, बिल्कुल किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अचानक से वो रेजिग्नेशन उसका आया। ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रपोर्शन, यानी जिसकी जितनी वैल्यू है, जिसको जितनी तवज्जो दी जानी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उस चीज़ को कह देना, कर देना। टू ट्रीट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम टू सीरियसली, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या इवेंट को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देना, बहुत ज़्यादा सीरियस बना देना। स्टॉर्म इन अ टी कप वाली ही बात है, कुछ स्टॉर्म इन अ टी कप वाली बात है कि उतनी वैल्यू की वो चीज़ नहीं थी, ज़बरदस्ती आपने उसको बहुत एग्जेजरेट कर दिया। ऐसे ही अब यहाँ पे टीवी सीरियल में ऐसे नहीं करते, आज पोहा बनेगा, अभी कितनी बड़ी बात है, इतनी लड़ने वाली कौन? आज काले चने बनेंगे, रसोड़े में कौन था? तो हर छोटी छोटी चीज़ को, हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत बड़ा दिखाया जाता है ना, वो हर चीज़ है ऐसे करके। तो वो क्या करते हैं? ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रपोर्शन, जिस चीज़ की जितनी वैल्यू है उससे उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाना। इट इज़ रिडिकुलस वी हैव अ टाइनी डिसएग्रीमेंट एंड यू ब्लो द होल थिंग आउट ऑफ प्रपोर्शन। अरे यार, ये मतलब छोटी सी अपनी आर्ग्यूमेंट हुई थी, उसको लेकर तूने इतना बड़ा ये सीन क्रिएट कर दिया जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, तो तुमने भैया ब्लो आउट ऑफ प्रपोर्शन कर दिया। जो प्रपोर्शन, जो उसकी वैल्यू थी, क्वांटिटी थी, उसको बहुत ज़्यादा तुमने बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया, उसको तुमने बहुत बड़ा बना दिया। गो टू डॉग्स का मतलब क्या हो जाता है? खराब हो जाना, स्थिति बहुत बेकार हो जाना, वर्स्ट हो जाना, वेस्ट हो जाना। अब जैसे अपने घरों में आपने सुना होगा, ये रोटियां पुरानी होंगी, कल की होगी, कुत्तों को डाल दो। ये खाना खराब हो गया, या अब ये आपके एडिबल नहीं है, कुत्तों को डाल दो। ठीक, मैं इस चीज़ को ये नहीं कह रहा हूँ कि कुत्तों को तुम खराब ही खाना डाला करो, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। गो टू डॉग्स का मतलब होता है किसी चीज़ की स्थिति खराब हो जाना, किसी चीज़ की सिचुएशन वर्स हो जाना, वेस्ट हो जाना, काम की ना रहना, है ना। जैसे रोटियां अब रात की हैं, टाइट हो गई, आपके लिए टाइट होगी, लेकिन कुत्ते के लिए तो वो पचा लेगा उसको बेचारे को कुछ ही नहीं मिल रहा, उसके लिए तो फिर वही चल जाएगा, है ना। तो गो टू डॉग्स का मतलब है कोई चीज़ की स्थिति खराब हो जाना, कंडीशन खराब हो जाना, या कह लो ऐसी स्थिति में आ जाना कि वो वेस्ट हो जाए। आफ्टर हिज फादर्स डेथ देयर बिजनेस वेंट टू डॉग्स, उसके पिता की मौत के बाद उनका बिजनेस वेंट टू डॉग हो गया। कहने का मतलब बिल्कुल सत्यानाश हो गया, उसका कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अप द क्रीक, अप द क्रीक का मतलब क्या होता है? ट्रबल में होना, किसी सीरियस प्रेडिकामेंट में होना। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है कठिनाई। अब अप द क्रीक का मतलब होता है, क्रीक होती है एक टाइप की नदी, कह सकते हो आप, क्रीक होती है एक टाइप की नदी टाइप की, ठीक है। अब और अप द क्रीक का मतलब क्या? जैसे कोई नदी आ रही है, नदी का बहाव है फॉर एग्जाम्पल ऐसे, नदी ऐसे जा रही है और आप अपनी बोट लेकर जा रहे हो इस तरफ, तो बड़ी कठिनाई की स्थिति में तो वैसे ही हो। पानी के अगेंस्ट चलना तो वैसे ही बड़ा कठिनाई होता है। और कई बार इस ईडियम को ऐसे बोल देते हैं, अप द क्रीक विदाउट एन ओर, बिना चप्पू के। एक तो अप द क्रीक जाना है और बिना चप्पू के, अप द क्रीक विदाउट एन ओर मैंने चप्पू ही भी नहीं है आपके पास। जैसे अब ये देखो फोटो में दिख रहे हैं ना, अब मान लो जाना इनको इस तरफ है, बाय चांस इनकी नदी, इनकी जो बोट थी पानी वानी के बहाव से दूसरी डायरेक्शन में, अब इनको जाना है दूसरी साइड में, जाना दूसरी साइड में, और चप्पू भी इनका गिर गया। अब ये देखो हाथ से लगे हुए छपाक 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 करने। तो कहने का मतलब बहुत ही डिफिकल्ट स्थिति के अंदर होना। इफ द चेक डज नॉट अराइव टुडे आई एम अप द क्रीक, अगर चेक आज नहीं आया ना, हालांकि चेक की स्पेलिंग मुझे गलत लग रही, अगर चेक आज नहीं आया, अगर चेक आज नहीं आया ना, तो मैं अप द क्रीक पहुंच जाऊंगा। कहने का मतलब बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाऊंगा। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड,
इसका मतलब है टू प्लान इट ऑल ओवर अगेन, बिल्कुल शुरू से वापस किसी चीज़ को शुरू करना। अब जैसे मान लो जब पहली बार जहाज बना था, आपने कोई ना कोई वीडियो जरूर देखी होगी, है ना, अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, कोई पक्षी के विंग्स टाइप बनाया स्ट्रक्चर किसी ने कुछ बनाया, वो किसी ने मोटर सी बनाई, ऐसे ऐसे जंप करती थी जो। अब रोज लोग नया नया एक्सपेरिमेंट करते थे, फेल हो जाता था, फिर वापस शुरू से शुरू करते थे। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे जब बनते हैं तो पहले उसका डायग्राम बनाया जाता है ना, ड्राइंग बोर्ड पे, अच्छा यहाँ पे ये लग जाएगा, ये लग जाएगा, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाते हो। अब जैसे इन्होंने प्लेन टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, ये भैया क्रैश हो गया, नहीं उड़ पाया, तो फिर ये सारे के सारे दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे पहुंच गए, यानी अब शुरू से दोबारा काम शुरू करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? द गवर्नमेंट मस्ट गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड होल इशू ऑफ यूथ ट्रेनिंग। ये जो यूथ ट्रेनिंग का जो इशू है, इसको लेके गवर्नमेंट को वापस ड्राइंग बोर्ड पर जाना चाहिए। कहने वाला चीज़ों को बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहिए। जैसे एजुकेशनल पॉलिसी को लेके बहुत बार ये बात बोली जाती है, ठीक है, मेरा भी यही मत है। मेरा ये मत है कि ग्रेजुएशन के जो 4 साल होते हैं, मुझे लगता है बच्चे के प्योर खराब कराए जाते हैं, उसमें बच्चे को स्किल देनी चाहिए। 10th तक के बच्चे को मैं मानता हूँ कि उसको आप कुछ ज़्यादा उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में अच्छा है, वो ज़्यादा भाप पाएगा, चलो। लेकिन +1 +2 के बाद का जो बच्चा जो 12वीं अपनी पास कर चुका है, यानी 12वीं वाला जो बच्चा होता है, मेरे हिसाब से लगभग वो 16, 17, 18 की एज का होता है। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट चलें, 6 साल का बच्चा फर्स्ट में तो 18 की एज का है वो, तो उस एज में मुझे लगता है समझ आ जाती है, इतनी सोच पाए किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है। जैसे बीटेक की अगर मैं बात करूं तो उसको क्या होना चाहिए, पहले साल में जैसे आपका बीटेक में था ना, उसको थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स भी बता रहे हैं, थोड़ा सा उसको कंप्यूटर साइंस भी करा रहे हैं, थोड़ी सी उसको इलेक्ट्रिकल भी करा रहे हैं, वही चीज़ होनी चाहिए फर्स्ट ईयर में। तो सेकेंड ईयर में वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ले रखी तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ही चलने लग जाता है पूरा। उसकी बजाय जो इंडस्ट्री में काम आने लायक स्किल हैं, जैसे जावा सिखाना, CCNA सिखाना, XYZ, जिनके दम पे नौकरियां बाद में लगती हैं। बीटेक के बाद सोचो अलग से कोर्स करने पड़ रहे हैं, तो ये बीटेक की कॉलेज पे धब्बा है ये बात कि नहीं? ये आपने कॉलेज से डिग्री ली बीटेक की, उसके बाद उसको नौकरी लगने के लिए अलग से जावा का कोर्स करना पड़ता है, CCNA का कोर्स करना पड़ता है नौकरी लगने के लिए। तो ये उस कॉलेज पे तो थू है। वो सारी चीज़ें यहाँ होनी चाहिए। जो लोग वो 6 महीने में सिखा सकते हैं, तुम 4 साल में ना सिखा पाए, तो पहले साल में उसको सारी ब्रांचेस दिखाओ, फिर उसको बोलो कि सब में से तो 2 ब्रांच चूज कर ले। सेकेंड ईयर में उस 2 पे काम कराओ, आगे वो 2 रखना चाहे तो 2, नहीं तो 2 में से भी थर्ड ईयर में वो 1 कर ले। और फिर लास्ट का जो फाइनल ईयर है पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ उसको जो कंपनी में ट्रेनिंग जैसी वो देते हैं वैसी वाली प्रोवाइड कराओ। ऐसा कुछ होना चाहिए। तो एजुकेशनल पॉलिसी को लेके, खास करके कॉलेज वाली एजुकेशन को लेके, सरकार को चाहिए कि बैक टू ड्राइंग बोर्ड जाए, बिल्कुल शुरू से सारी चीज़ों की प्लानिंग करे। ये नहीं कि जो आज से 50 साल पहले चल रहा था वही चलता रहे। जंप द गन, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बहुत जल्दी कर देना, किसी चीज़ को बहुत जल्दी कर देना, खास करके बिना उसके बारे में सोचे हुए। अब इसका ओरिजिन कहाँ से आया? देखो, आपने अक्सर रेस वेस के अंदर देखा होगा, रेस वेस में देखा होगा कि एक बंदा होता है ऐसे गन लेके खड़ा होता है, जैसी गोली चलती है सब भागते हैं, है ना। तो जैसे एक फ्रेज आपने सुना होगा, जंप द ट्रैफिक लाइट। जंप द ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या होता है कि अभी बत्ती हरी हुई नहीं है, अब पहले ही क्रॉस कर गए उसको। सेम ऐसे ही जंप द गन का मतलब क्या होता है, जैसे बंदूक अभी उसने चलाई नहीं है, अब पहले ही भाग गए। और ये किसी ओलंपिक वगैरह का ही है, इसमें उसैन बोल्ट ने 2 बार ऐसे आगे पहले भाग गया था, वो जिस वजह से डिस्क्वालीफाई भी हो गया था, ठीक है, जिसमें उसने गोल्ड मेडल जीते उसकी नहीं, बाद के ईयर्स की ये बात है। इसने जंप द गन कर दिया, ये सबसे पहले ही भाग गया। अभी देखो ये तो निकले ही नहीं है, ये पहले ही भाग पड़ा, गन चलने से पहले ही भाग गए, तो इस वजह से डिस्क्वालीफाई भी हो गया था। तो जंप द गन का मतलब, तो जंप द ट्रैफिक लाइट का मतलब होता है कि बत्ती हरी हुई नहीं, आप पहले ही निकल गए। ऐसे ही जंप द गन का मतलब होता है कि अभी बंदूक चली ही नहीं, आप पहले ही भाग गए, ठीक है। they have only just met, isn't it jumping the gun to be talking about marriage already? अरे अभी तो मिले, 2 हफ्ते इनको मिले नहीं हुए, तुम्हें नहीं लगता कि ये जंप द गन करने वाली बात हो गई, बहुत जल्दी किसी चीज़ को करने वाली बात हो गई? ये जो शादी वादी की बातें अभी से करनी शुरू कर दी इन्होंने। नेक्स्ट ईडीएम को देखिए, बी ऑन द बॉल। जैसे अपन कहते हैं ना, बॉल पे नजर रख, भैया बॉल पे रह। बी ऑन द बॉल का मतलब होता है बहुत क्विक रहना, अंडरस्टैंड करना चीज़ों को। टू बी क्विक टू अंडरस्टैंड, चीज़ों को बड़ी जल्दी से समझ लेना और रिएक्ट करने के लिए। मेनली ये गेम वगैरह में खूब यूज़ होता है। बी ऑन द बॉल कहने का मतलब भैया
इधर उधर मत ध्यान दो, बॉल पे रहो, बॉल पे अपनी नजरें रखो, ऐसे करके। शी इज रियली ऑन द बॉल, शी बॉट हाउसेज एट ऑक्शंस, सो शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। इज रियली ऑन द बॉल, शी हैज बॉट हाउसेज एट ऑक्शंस, सो शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। अब ये एग्जाम्पल से उतना शायद अच्छा क्लियर नहीं हो रहा होगा। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि वो पूरी अटेंटिव है, वो समझती है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाती है, कि बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाती है। उसने घर ऑक्शन में खरीदे हैं। जैसे होता ना, मान लो कोई बंदा ने लोन ले रखा था किसी घर के ऊपर, वो उसको पे नहीं कर पाया, तो फिर उसकी नीलामी होती है, तो उसने उस घर को ऑक्शन में खरीदा है, तो उसको पता है कि वो क्या कर रही है। ऑक्शन पे उसको पता लगाना कि कब ऑक्शन हो रहा है, कितने में खरीदना चाहिए, अगर वो ये सारी चीज़ें सोच पा रही है तो इसका मतलब उसको पता है कि वो क्या कर रही है। शी नोज व्हाट शी इज़ डूइंग। इसकी वजह आप कुछ और भी कर सकते हो कि इफ़ यू वांट टू सक्सीड यू शुड बी ऑन द बॉल। अगर तुम सफल होना चाहते हो ना भैया, तो तुम्हें अटेंटिव होना पड़ेगा, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा चीज़ों पे। स्टर अप हॉर्नेट नेस्ट। हॉर्नेट क्या होता है? ततैया बोलते हैं, येलो से कलर का होता है ना जो, है ना, वो भी काफ़ी ब्रीड में आता है। वैसे जनरली अपने इधर तो जो पाया जाता है वो येलो से कलर वाला होता है, मधुमक्खी से अलग होता है ये। इसके छत्ते को छेड़ देना। स्टरअप मतलब हिला देना। अब आप क्या कर रहे हो, अगर ये बंदा मधुमक्खी की ये इसके हॉर्नेट के छत्ते को छेड़ रहा है तो क्या कर रहा है, अपने लिए मुसीबत बुला रहा है, हाँ के ना, अभी बनेगा इसका गुब्बारा। तो मेक ट्रबल, परेशानी क्रिएट करना, कोई कमोशन क्रिएट कर देना, बिना मतलब की कोई कंफ्यूजन वाली स्टेट को क्रिएट कर देना, समस्या पैदा करना। एग्जाम्पल देखिए, अकॉर्डिंग टू माई ब्रदर पंकज, शी वॉज आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड स्टरिंग अप हॉर्नेट्स नेस्ट अराउंड द टाउन। मान लो कोई लड़की है, अब वो कह रहा है कि बात करनी क्यों बंद कर दी, या उसको तूने क्यों डांट मारी, तो पंकज कह रहा है कि भैया वो बिना मतलब इधर उधर के क्वेश्चन पूछ रही थी और कुछ बातें सी फैला रही थी, वो बिना मतलब हॉर्नेट के छत्ते को छेड़ रही थी, मतलब उसी की गलती है, उसने ज़बरदस्ती ही चीज़ों को मतलब समस्या क्रिएट करी। फेस द म्यूजिक, जैसे अपन ऐसे मजाक में कहते हैं ना, आजा बेटा अब आएंगे तुझे मजे, है ना। अब पुलिस वाला मान लो आपके कंधे पे, चलो आओ आपको मजे करा के लाते हैं, मजाक की बात में, सरकाजम की बात में, कि फेस द म्यूजिक, आ जाओ अब तुम्हें म्यूजिक, बढ़िया वाला म्यूजिक सुनाते हैं। मान लो कोई बंदा है, रात को 3 बजे डीजे लगा दिया उसने, ठीक, लोगों को सोने नहीं दे रहा। अब दूसरे पड़ोसियों ने पुलिस वालों को बुला दिया, तो वो कह रहे हैं आ जाओ बढ़िया वाला म्यूजिक सुनाते हैं, चीखों वाला म्यूजिक आएगा अब आपके लिए। तो फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, डांट पड़ना या फिर पनिश किया जाना। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है डांट पड़ना या फिर पनिश किया जाना। द चिल्ड्रन ब्रोक द पेन वाइल प्लेइंग। पेन का मतलब होता है ग्लास, वो विंडो टाइप का ना, जैसे खिड़की के ऊपर जो ग्लास का वो लगा देता है ना, उसको बोल रहा है ग्लास पेन। वाइल खेलते उन्होंने इसको तोड़ दिया और उनको फेस द म्यूजिक करना पड़ा, मतलब डांट खानी पड़ी। टू रेन कैट एंड डॉग, ये आपने सुना होगा, इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब होता है बहुत तेज बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना। अब इसका असलियत में ये मतलब नहीं है कि आसमान से कोई बिल्ली कुत्ते बरस रहे, आसमान से कोई बिल्ली कुत्ते बरस रहे हैं ऐसा मतलब नहीं है। इसको याद करने के आपको दो बताता हूँ। एक तो इसका ओरिजिन ये माना गया है कि जैसे 2-3 टाइप के हैं। एक बार क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, बरसात के बाद फ्लड आ गए हर जगह, बहुत ज़्यादा बरसात के बाद फ्लड आ गए हर जगह। अब इंसान तो जैसे तैसे फिर भी अपने आप को बचा लेता है ना, घर की छत पे चढ़ गया, कहीं चला गया, लेकिन अब जानवर तो बेचारे अपने आप को बचा नहीं पाते। तो अब हुआ क्या कि जब वो फ्लड ठंडा हुआ, शांत हुआ, तो फिर ड्रेनेज सिस्टम देखा गया कि ड्रेनेज सिस्टम जो है शहर का वो एकदम चौक हुआ पड़ा है। तो उसको खुलवाया गया, जब उसमें से मलबा निकाला गया तो इतने कुत्ते और बिल्लियों की लाशें, इतने जानवरों की लाशें उसके अंदर से निकली कि ऐसा लगा कि भैया आसमान से उस दिन कुत्ते बिल्लियां बरसे थे, यानी इतनी मूसलाधार बारिश हुई। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ, कि उस बरसात इतनी ज़्यादा हुई जिसके कारण फ्लड आया और सब जानवर मर के बेसिकली वहाँ जमा हो गए। तो उस वजह से कह रहा है कि इतने जानवर मर गए उस बरसात में, ऐसा लग रहा है कि कुत्ते बिल्लियां बरसे थे उस दिन। तो वहीं से इस ईडीएम का ओरिजिन हुआ कि कुत्ते बिल्लियां बरसना मतलब बहुत ज़्यादा तेज बारिश होना। ठीक, एक अपन दूसरा तरीका याद करने का, अपन ऐसे नहीं बोलते भाई वो कुत्तों की तरह पड़ रहा था। कुत्तों की तरह का मतलब होता है बेसिकली एग्जेजरेट कर देना, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चले जाना। अरे भाई वो कुत्तों की तरह खा रहा था, ये तो फ्रेज अपन खूब यूज़ करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खा रहा था। तो अगर मैं कहूँ भाई कुत्तों की तरह बरसात हो रही थी, तो यानी बहुत तेज बरसात हो रही थी, बहुत ज़्यादा बरसात हो रही थी, ऐसे भी याद कर सकते हो।
इसको देखिए अब ज़रा। वी वॉन्टेड टू प्ले फुटबॉल बट नाउ इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सो वी डिसाइडेड टू स्टे इनसाइड। हम फुटबॉल खेलना चाहते थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा भारी बरसात हो रही है तो हमने डिसाइड किया कि घर ही रहेंगे। टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स। अब कोई बैल है, अब बैल आपके पीछे पड़ जाए तो आप भागोगे, लेकिन आप अगर बैल के सींग पकड़ के सामना कर रहे हो तो इसका मतलब आप मुसीबत का सामना कर रहे हो। तो टेक द बुल बाय हॉर्न्स का मतलब क्या होता है? किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का बड़ा कॉन्फिडेंट और डायरेक्ट मैनर में सामना करना। उसने डिसाइड किया कि वो टेक द बुल बाय द हॉर्न्स करेगी और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी सॉल्व करने की कोशिश करेगी बिना किसी डिले के। कॉल इट अ डे। जैसे होता ना, मतलब आप काम करके थक गए, चलो यार बस आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही का मतलब क्या होता है कि आज का दिन चलो खत्म मान लेते हैं। वहीं से आया कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे, चलो अब आज का दिन यहीं तक था यार, आज का दिन इतना ही मान लेते हैं। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? किसी काम को बंद कर देना, किसी एक्टिविटी को स्टॉप कर देना। अब ये जैसे होता ना, वो टेस्ट मैच वगैरह के अंदर वो अपना क्या देते हैं, फॉलो ऑन दे देते हैं कि भैया लेट्स कॉल इट अ डे, चलो अब बहुत खेल लिया, आउट तो तुमसे हो नहीं रहे, चलो लेट्स कॉल इट अ डे, भैया अब क्लोज करते हैं आज का। ठीक, तो वहाँ से इसका ओरिजिन है कॉल इट अ डे। आफ्टर 14 ईयर्स लिविंग एंड वर्किंग इन दिस कंट्री शी थिंक्स इट्स टाइम टू कॉल इट अ डे। 14 साल इस पे काम करने के बाद, मतलब रिटायरमेंट के लिए भी यूज़ होता है ये, कि 14 साल इस जगह पे काम करने के बाद उसने अब सोचा है कि कॉल इट अ डे, चलो अब रिटायरमेंट ले लेते हैं, अब काम करना बंद कर देते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, जैसे हिंदी में यूज़ होता ना ईद का चांद, जो बहुत कम दिखता हो, ऐसे ही कोई फिनोमिना है बेसिकली जिसके अंदर मून का कलर बड़ा ब्लू नज़र आता है, और वो कभी कभी ही होता है, हर रोज़ नहीं होता, वो हर महीने नहीं होता, बहुत रेयर सिचुएशन होती है वो। जैसे वो होता है ना चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, कम ही तो होते हैं वो। तो उस केस में वंस इन अ ब्लू मून का मतलब जब ब्लू मून आता है तब वो चीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या कहना है, मतलब वेरी रेयर, जो चीज़ की फ्रीक्वेंसी बड़ी कम हो। आई हैव ओनली 2 more months till my wedding, so I allow myself to eat fast food only once in a blue moon। 2 ही महीने बचे हैं शादी में। होता है ना, शादी में फोटो वोटो का बड़ा क्रेज होता है कि हाँ अच्छे दिखने चाहिए, तो शादी से पहले लोग डाइटिंग शुरू करते हैं, है ना। तो अब मैं बहुत कम ही फास्ट फूड खाता हूँ, वंस इन अ ब्लू मून खाता हूँ, कभी कभी ही खाता हूँ। अंडर द क्लाउड, जैसे अपने हिंदी में कहते हैं ना, उसके ऊपर संदेह के बादल मंडरा रहे थे, उसके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे थे, ऐसे यूज़ करते हैं ना अपन। तो अंडर द क्लाउड मतलब बादलों के नीचे होने का मतलब, जैसे सीआईडी में ना, अब इसके ऊपर खतरे के निशान, खतरे की वो मंडरा रहे हैं बादल, इसकी कहानी मैच नहीं कर रही। जिसको शक की निगाह से देखा जाए, डिस्ट्रस्ट से देखा जाए। द ड्राइवर वॉज अंडर सस्पिशन आफ्टर द पुलिसमैन फाउंड ब्लड इन हिज कार। उसके ऊपर संदेह के बादल मंडरा रहे थे जब उसकी गाड़ी में ब्लड मिला। परफेक्ट स्टॉर्म, जैसे था, एक तो था स्टॉर्म इन ए टी कप, मतलब चाय की प्याली का स्टॉर्म, यानी रियलिटी में जिसकी वैल्यू उतनी ना हो, और एक परफेक्ट स्टॉर्म मतलब सही मायने में तूफान, यानी कोई ऐसी चीज़ जो वर्स्ट से वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन हो। भैया मेरी ज़िंदगी में ना सही मायने में एक परफेक्ट स्टॉर्म आया हुआ है, यानी वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन जो हो सकती है उसमें फंसा हुआ हूँ मैं। तो पिछले 2 साल से मैं एक परफेक्ट स्टॉर्म आया हुआ है ट्रैवल इंडस्ट्री में। कोविड के टाइम पे मान लो, कोविड के टाइम पे तो सही मायने में उनको तो तबाह हो गए ना, उनके जीवन में तो एक परफेक्ट स्टॉर्म आया हुआ है। ऐसी जो भी जगहें जहाँ पे सिर्फ टूरिज्म के बेस पे चीज़ चलती थी, ट्रैवल इंडस्ट्री, लोग इधर उधर ट्रैवल नहीं कर रहे, होम स्टेज में नहीं जा रहे, होटल्स में नहीं जा रहे, तो उनके लिए तो क्या हुआ, परफेक्ट स्टॉर्म आया हुआ था। बैड ब्लड, जैसे होता है ना ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते आपस में अच्छे संबंध हो जिनके, हालांकि होते नहीं है लेकिन बोलते हैं कि ब्लड रिलेशन बड़े स्ट्रांग होते हैं। अब मान लो 2 लोगों के बीच में बैड ब्लड आ गया। बैड ब्लड का मतलब क्या हुआ कि पहले उनके जैसे अपन कहें कि ब्लड रिलेशन है तो अच्छे रिलेशन है, अब वो बैड ब्लड में कन्वर्ट हो गए, यानी दुश्मनी हो गई। इसको ऐसे याद करिए, जैसे खून के रिश्ते, अच्छे रिश्ते, मतलब बड़े नज़दीकी रिश्ते, उनसे हमारे ब्लड रिलेशंस हैं जी। लेकिन बैड ब्लड हो जाए तो यानी बुरे रिश्ते हो गए, बहुत ज़्यादा दुश्मनी होगी। अब ये मूवी तो आपने, मुझे लगता है सबने देखी होगी, वो इमली का बूटा बेरी का पेड़, देखी नहीं होगी तो सुना जरूर होगा, नहीं तो छोटी मोटी आजकल रील वील चलती हैं वापस, है ना। तो एनिमिटी और एंगर वाली फीलिंग, एनिमिटी द्वेष की भावना, एंगर वाली फीलिंग होना किसी के लिए। देयर हैज़ बिन बैड ब्लड बिटवीन द 2 फैमिलीज फॉर ईयर्स, इन दोनों परिवारों के बीच में बहुत बैड ब्लड है काफ़ी समय से। एज डेड एज अ डोर नेल, कंप्लीटली ऑब्सोलीट, कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, बिल्कुल यूज़ नहीं होती है, बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाना, मर जाना।
एज डेड एज ए डोर नेल, बड़ा अच्छा इसका ओरिजिन है। पुराने ज़माने में दरवाजे ऐसे हुआ करते थे, ठीक है। अभी देख रहे हो लकड़ी के बेसिकली गेट है एक, ये बाहर ये वो है इसका ढांचा, ये लकड़ी का गेट है, इसमें ऐसे लकड़ी के फट्टे हुआ करते थे, लकड़ी के ऐसे प्लैंक टाइप के हुआ करते थे, और इनके ये दिख रही है ये स्ट्रिप सी, ये दूसरी साइड पे है इसके, उसको जोड़ने के लिए ऐसे फिर ये लकड़ी को ऐसे ठोका जाता था। अब ये नज़र आ रही है कील, नज़र आ रही है आपको, ये कीलें नज़र आ रही हैं। बेसिकली क्या करते थे, उधर से इधर कील ला के पिछली साइड से, और इसको आगे से मोड़ देते थे ताकि वो हाथ वाथ में ना चुभे। तो इतनी बार इसको ठोका जाता था, मतलब सीधी कील थी, सोचो ये, इसको ठोक 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 और इतना ठोकते हैं कि वो लकड़ी के अंदर तक चली जाती है बिल्कुल। तो इतनी बार उसके मुंह की कुटाई हो जाती है कि भैया इससे ज़्यादा तो कोई नहीं मर सकता, उतना मरा हुआ जितनी दरवाजे की कील मरी हुई होती है, यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाना, बिल्कुल तहस नहस हो जाना, बिल्कुल तबाह हो जाना। कैच अ टाटर, कैच अ टाटर का मतलब क्या होता है, तो उसका वो रह गया सेंटेंस, द पुअर मैन इज एज डेड एज अ डोर नेल एट दिस मोमेंट, वो जो गरीब आदमी था बेचारा वो बुरी तरह से मर गया है इस मोमेंट के ऊपर। टाटर वर्ड यूज़ किया जाता था बेसिकली, जो ये अपने कहने का ये जो अपना एशियाटिक रीजन थे ना, इनके अंदर पहले बड़े, जिसको बोलते ना अपन, जैसे पुराने आपने सुने होंगे राजा महाराजा, या उनके गाँव में भी ऐसे लोग बड़ा तीर वीर बहुत अच्छा चला लेते हैं, हाइट बिल्ड बहुत हैवी हो जिनकी। तो ये अंग्रेज वगैरह जब आए ना, अंग्रेज वगैरह जब आए तो इनका जब सामना ऐसे किसी बंदे से हो जाता था तो उनके लिए वर्ड यूज़ किया था इन्होंने टाटर। टाटर का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको डिक्शनरी या गूगल वगैरह पे देखोगे, ऐसा बंदा जो घुड़ सवारी में बड़ा एक्सपर्ट हो, तीर वीर बहुत अच्छे चला लेता हो, वेपन्स का यूज़, हाइट बिल्ड जिसकी बहुत अच्छी हो। तो कैच ए टाइटर का मतलब क्या है, बेसिकली किसी टाटर से सामना हो जाना। कैच समबडी का मतलब मिलना भी होता है ना किसी से, तो बेसिकली किसी टाटर से सामना हो जाना, TATAR आएगा इसमें, टाटर से सामना हो जाना, यानी किसी ऐसे व्यक्ति से सामना हो जाना जिससे जीत पाना, जिससे लड़ पाना आपके बस का ना हो। तो वहीं से इसका ओरिजिन निकला कि किसी ऐसी प्रॉब्लम या किसी ऐसी चीज़ के से सामना हो जाना जिस पे काबू पाना आपके बस का ना हो। जैसे इधर देखो फोटो भी दिखा रखी है, वही घोड़े पे बैठे हैं, वेपन वगैरह चलाने में पूरे एक्सपर्ट हैं। इंडियन आर्मी से जब फाइट हुई तो दुश्मनों ने रियलाइज़ किया कि भैया उनका तो एक टाटर से सामना हो गया। इंडियन आर्मी के जवानों से जब फाइट हुई तो दुश्मनों को एहसास हुआ कि उनका तो टाटर से सामना हो गया है। टाटर से सामना होना यानी किसी ऐसे व्यक्ति से सामना हो जाना जिससे लड़ पाना, जिससे जीत पाना आपके बस का ना हो। कट कॉर्नर्स, इसका मतलब होता है किसी काम को बड़े शॉर्ट तरीके से कर देना, लीपापोती सी कर देना, चीपेस्ट या फास्टेस्ट वे से कर देना। अब कट कॉर्नर का ओरिजिन देखो कहाँ से, जैसे ये रोड है, ठीक है, इधर से रोड आया, कायदे से आपको कहाँ से जाना चाहिए था, रोड से आप यहाँ जाते, फिर आप यहाँ से ऐसे मुड़ते, ठीक, लेकिन लोग सोचे इतना कौन जाएगा रे, इधर से चले जाते हैं, है ना। यानी किसी चीज़ का शॉर्ट रास्ता ढूंढ लेना, किसी चीज़ को बस लीपापोती से तरीके से कर देना, एग्जैक्ट जो रूल बुक के हिसाब से होना चाहिए, एग्जैक्ट जो सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए वो ना करना, ठीक। अच्छा, नेगेटिव में यूज़ होता है वैसे ये कोई पॉजिटिव अच्छी बात नहीं कि आप शॉर्टकट ले गए, नेगेटिवली यूज़ हो रहा है ये, कि जो प्रॉपर वे था वो ना करके जैसे तैसे लीपापोती टाइप से उस काम को कर देना। इट इज़ सर्टनली नॉट अ सेंसिबल टू कट कॉर्नर्स ऑन योर चिल्ड्रन एजुकेशन। भैया ऐसे कन्नी काटना, लीपापोती सी कर देना अपने बच्चों की एजुकेशन को लेके, ये कोई सेंसिबल बात नहीं है कि उनको अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया, अरे यार इधर ही पढ़ा दो, ठीक है। तो कहने का मतलब अपने बच्चों की एजुकेशन को लेके कन्नी काटना, कट कॉर्नर्स करना, ये कोई अच्छी बात, ये कोई सेंसिबल बात नहीं। हिट अ जैकपॉट बड़ा आसान है। अब ये कसिनो वसीनों में आपने सुना होगा, जैसे वो ऐसे लीवर सा नीचे करते हैं एकदम से सारे गुब्बारे से, वो जीत गए आप, जैकपॉट, हिट अ जैकपॉट, ये तो बहुत बार सुना होगा आपने। टू विन लार्जेस्ट प्राइज इन अ कॉम्पिटिशन, किसी कॉम्पिटिशन वगैरह का सबसे बड़ा प्राइज जीत लेना, सक्सेस अचीव कर लेना। कसिनो वगैरह की फिल्मों में, वीडियो में देखा होगा आपने ना, वैसे बटन से दबाते हैं, कुछ नंबर से आते हैं, फिर एकदम से नंबर वो सारे के सारे जब मैच हो जाते हैं तो उस केस में एकदम जैकपॉट सा बना हुआ आता है। वी आर गोइंग टू हिट अ जैकपॉट विद द न्यू सॉफ्टवेयर वी हैव डेवलप्ड, हम एक जैकपॉट हिट करेंगे वो जो नया सॉफ्टवेयर हमने बनाया ना उसके दम पे, मतलब नया सॉफ्टवेयर बना दिया, खूब बिकेगा, तो कहने का मतलब काफ़ी अच्छा हमें उसका रिवार्ड मिलेगा। ट्रू कलर्स, अपने असली रंग दिखाना, अपने असली रंग दिखाना। ये फोटो ऐसे मैंने मजाक के लिए लगा ली यहाँ पे। असली रंग दिखाने का मतलब पहले तो बंदा बड़ा स्वीट सा बन रहा होता है ना, जब रिश्ता देखने के लिए जाते हैं
तो लड़का और लड़की दोनों, लड़की बिल्कुल एकदम ऐसे गऊ बन के दिखाती है, लड़का भी अच्छा जी शराब पीते हो? नहीं। सिगरेट पीते हो? नहीं। चाय तक नहीं पीता जी, हैं? फिर बाद में थोड़े दिन बाद बार में पकड़ा हुआ जाता है। तो अपने असली रंग दिखा देना, अपनी असली पर्सनालिटी दिखा देना। ट्रू पर्सनालिटी द काइंड ऑफ पर्सन, जैसे आप असलियत में हो वैसे दिखाना, पहले जो तुम प्रिटेंड कर रहे थे वैसे नहीं, ठीक है? अब हम मान लो कि बिना मेकअप की इनकी लुक पता चल जाए तो इनके असली रंग पता चल जाएंगे, मजाक की बात है, असली मीनिंग ये वाला है इसका, ठीक है? आई थॉट ही वॉज रियली स्वीट गाय बट देन ही गॉट मैड एंड शो हिज ट्रू कलर। मुझे लगा था ये बड़ा स्वीट सा बंदा है, लेकिन एकदम से वो बड़ा गुस्सा हो गया और तब उसके असली रंग मुझे दिखाई दिए। कोई लड़की कह रही होगी बर्ड्स आई व्यू, सरसरी ने कहा ऊपर से ओवरव्यू सा लेना। अब पक्षी जैसे ऊपर से देखते होंगे तो उनको हर चीज़ हाई डेफिनेशन में, कुछ पक्षियों को तो बड़ी हाई डेफिनेशन भी दिखती होगी, कुछ को ऐसे ऊपर रैंडम सा दिखता होगा, तो वहाँ से ओरिजिन हुआ बर्ड्स आई व्यू। कहने का मतलब क्या है? एबिलिटी टू लुक एट समथिंग फ्रॉम अ वेरी हाई स्पेस, लार्ज एरिया बिलो यू। सरसरी निगाह से देखना, ऊपर से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, ज़्यादा डिटेलिंग में ना जाना, एक बड़ा व्यू ले पाना, ये कहने का इसका मतलब है। जैसे ड्रोन टाइप ना, बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रही लेकिन काफ़ी दूर तक देख पाना, काफ़ी डिटेल को देख पाना। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग यू कैन गेट बर्ड्स आई व्यू। अगर इस बिल्डिंग के टॉप पे जाओगे तो बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा, मतलब ओवरऑल आपको व्यू आ जाएगा। इसको जनरली अपन यूज़ करते हैं कि नोट्स वगैरह ज़्यादा डिटेल में नहीं, तो बर्ड्स आई व्यू ले लो, ओवरव्यू सा ले लो, सब कुछ एक बार ऊपर ऊपर से देख लो, उसके लिए जनरली ये यूज़ होता है। नोट्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अब इसका जो ओरिजिन है वो भी बड़ा गजब का है। अभी तो 50 तरह के पॉइजन आने लग गए। पहले ज़्यादातर जो पॉइजन थे ना, जो ज़्यादातर जो जहर थे उनकी काट नमक से ही हो जाया करती थी। ज़्यादातर जो जहर थे उनको नमक, अगर आप जैसे कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल आप किसी के घर गए और आपको शक है कि इसने मेरे खाने में जहर मिलाया हो सकता है, तो आप एक काम करो, उस चीज़ को खाने के साथ ही आप एक नमक की चम्मच खा लो, तो फिर क्या होगा, वो जहर आप पे असर नहीं रखेगा। पुराने ज़माने में जो जहर थे बेसिकली मैक्सिम की काट जो है वो नमक ही कर दिया करता था। तो वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है। किसी चीज़ को टेक समथिंग, किसी चीज़ को ग्रहण करना विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी पक्का यकीन नहीं है आपको। देखो थोड़ा मोटा यकीन तो है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने घर बुलाया, पुराने ज़माने में आपने ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी ना, राजा महाराजा को किसी ने इनवाइट किया, वहाँ उसको जहर दे के मार दिया, या उसके कुक के साथ मिलके ऐसे, है ना? आपने भी सुना होगा पहले कुक को ही 1 चम्मच खाना खिलाते थे राजा महाराजा की, भैया तू ही खा के दिखा पहले, क्योंकि डर होता था अपने ही घर में अपनी बेटे भाई आपको कभी भी मरवा सकते हैं। तो आप किसी के यहाँ खाना खाने गए हो तो देखो थोड़ा मोटा भरोसा तो आपको है उस पर, तभी खाना खाने गए, वरना बिल्कुल ही ना जाते। लेकिन पूरा भरोसा भी नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो कि आपने खाना खाया और 1 चम्मच नमक खा लिया। तो किसी चीज़ को ग्रहण करना, साथ में ग्रेन ऑफ सॉल्ट भी ले लिया, साथ में ग्रेन ऑफ सॉल्ट भी ले लिया। ग्रेन यानी बेसिकली एक अमाउंट के लिए, ग्रेन मतलब यहाँ पे वो गेहूं का दाना नहीं है, ग्रेन एक अमाउंट के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, लेकिन दैट इज़ लाइकली टू बी अनट्रू और इनकरेक्ट। इसका एग्जैक्टली मतलब है किसी चीज़ को मान लेना लेकिन पूरा नहीं, कहने का मतलब एक संदेह के साथ किसी चीज़ को मानना, ये इसका मतलब है कि टू एक्सेप्ट समथिंग विद अ लिटिल बिट ऑफ डाउट, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग है, किसी चीज़ को संदेह के साथ स्वीकार करना। देखिए जरा, यू हैव टू टेक एवरीथिंग शी सेज विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट बिकॉज शी टेंड्स टू एग्जेजरेट। तुम्हें कोई भी बात वो बोलती है ना, उसको थोड़ा सा ग्रेन ऑफ सॉल्ट से, मतलब थोड़ा डाउट रखना अपने मन में, क्योंकि वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के ही बातों को बोलती है। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, जैसे अपन बोलते हैं ना कि मान लो कोई बंदा है सुबह से ही चिड़ा हुआ है, सुबह से ही चिड़ा हुआ है, क्या बात भाई आज क्या खा के आया है, ऐसे बोलते हैं ना अपने इधर। तो वैसे ही ऐसे, जैसे मान लो कोई बंदा चिड़ा हुआ है, सुबह से ही कुछ गड़बड़ सा चल रहा है, तो क्या आज तो बेड के गलत साइड से उठ गया। उनके वहाँ पे बेसिकली सुपरस्टिशन जैसे चलती है ना कि बेड के इसी साइड से उतरना चाहिए, आज लग रहा है तो बेड के गलत साइड से उतर गया, तभी सुबह से चिड़ा हुआ है। स्टार्ट द डे इन अ बैड मूड, किस दिन की शुरुआत करना एक बैड मूड से जो पूरा दिन चलता रहे, तब ये फ्रेज यूज़ करते हैं, लग रहा है आज तो गलत साइड से उठ गया भाई बेड के। माई फादर गॉट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड एंड ही हैज़ बीन ग्रम्पी ऑल डे। मुझे लगता है कि मेरे फादर रॉन्ग साइड ऑफ द बेड उठ गए और पूरे दिन आज चिड़े हुए रहे। स्पीक वंस माइंड, सिंपल है बिल्कुल, जो आपके दिमाग में है उसी को बोल देना, जो आपके दिमाग में बात आए उसी को बोल देना, जो आप सोच रहे हो वैसा ही कह देना। अब नीना गुप्ता जैसे
ये कपिल शर्मा के शो में आई थी तो जो मन में आ रहा था बेसिकली इसके लिए जानी जाती है कि बनावटी सी बातें नहीं करती। पॉजिटिव में कह रहा हूँ मैं इस बात को, बनावटी सी बातें नहीं करती, जो मन में आया वो बोल दिया। ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, और वो डरती नहीं है अपने माइंड में जो बात आए उसको बोलने से। उसके ओपिनियन बड़े ही स्ट्रॉन्ग हैं और वो बिल्कुल डरती नहीं है अपने माइंड में जो बात आए उसको बोलने से। पास द बक, पास द बक, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर देना। मान लो कोई काम खराब हो जाता तो करते ना, इसने किया है, नीनी इसमें इसकी गलती है, अरे नीनी इसमें इसकी गलती है, तो आप क्या कर रहे हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो गट्ठा है, गेम होती है ना एक पास द बक, वो पिल्लो सा ऐसे घूमता रहता है, म्यूजिक रुक जाता है, वही आउट हो जाता है ऐसे, तो पास द बक वहीं से बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी का गट्ठा आप दूसरे को पास करो। नहीं मेरी गलती नहीं इसकी है, नहीं इसने टाइम से वो नहीं किया ना इसलिए इसकी है। तो पास द बक का मतलब होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो किसी और को पास ऑन कर देना। ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू पास द बक एंड आई एम सिक ऑफ इट। हमेशा वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालती रहती है, कोई भी गलत चीज़ हो जाती है उसका टीकरा मेरे ऊपर फोड़ती रहती है, और इस चीज़ से मैं अब थक गया हूँ भाई। च्यू द कड, आपने गाय भैंसों को देखा होगा ऐसे ऐसे करती रहती हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं च्यू करना। और कड बेसिकली जो अंदर फूसा उसा होता है बेसिकली उसको ऐसे, उसी को जुगाली करना जिसको बोलते हैं। तो ऐसे नहीं लगता जब आप ऐसे फेज में गाय भैंस को देखते हो तो ऐसे नहीं लगता जैसे कुछ सोच रही है ना। जब गाँव में रहते हैं जिन्होंने देखा होगा उनको ऐसा लगता है बहुत गहन विचार कर रही है। तो वहीं से ओरिजिन हुआ किसी चीज़ के बारे में बहुत स्लो स्लो सोचना, किसी चीज़ के बारे में बहुत स्लो स्लो और बहुत ही केयरफुली सोचना। कैली हैज़ बीन च्यूइंग द कड फॉर फ्यू डेज बट स्टिल हैज़ नॉट डिसाइडेड टू क्विट द जॉब। काफ़ी टाइम से सोच तो रही है वो, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है कि जॉब को क्विट कर दें। एप्पल पाई ऑर्डर, अब अगर कभी महंगे रेस्टोरेंट वगैरह में जाओगे, हालांकि मैं बता दूं बिल्कुल महा बेकार टेस्ट होता है इसका, अंग्रेज खा के बड़े खुश होते हैं। अपने इधर की रस मलाई, गुलाब जामुन, हलवा, खीर इससे 50 गुना बढ़िया है। उनकी एक स्वीट डिश टाइप की है ये। इसमें क्या करते हैं, मैदे की एक लेयर सी बिछाते हैं, फिर अंदर सेब का मुरब्बा सा टाइप का उसको डालते हैं, ऊपर फिर ये लेयर सी डाल देते हैं और फिर इसको ओवन में बेक कर देते हैं। इसको बोलते हैं एप्पल पाई। बड़ी सॉफ्ट सी होती है, डेलिकेट सी होती है। अगर ऐसे से हिला दूं तो अंदर का सारा दिखने में बड़ा बेकार, टेस्ट तो वही रहेगा लेकिन दिखने में इसकी अरेंजमेंट सी बिगड़ जाएगी। तो अगर कोई चीज़ एप्पल पाई ऑर्डर में होती है तो बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर में होती है, दिखने में बड़ी अच्छी दिख रही होती है। दे फाउंड एवरीथिंग इन एप्पल पाई ऑर्डर। जब वो गए रूम में तो हर चीज़ बिल्कुल एकदम प्रिस्टीन कंडीशन में नजर आई, एप्पल पाई ऑर्डर में नजर आई, यानी जैसी होनी चाहिए थी वैसी ही थी। पाइप ड्रीम, पाइप ड्रीम कोई ऐसा आइडिया प्लान जो इम्पॉसिबल हो, जो हो ही ना सकता हो। जैसे ये MLM वाले नहीं सिखाते, 2 बंदे जोड़िए, अपने नीचे 2 बंदे जोड़िए और 2 बंदे जोड़िए, फिर आप देखिए 6 महीने में आपके पास मर्सिडीज आ जाएगी। यानी ऐसे सपने दिखाना, ऐसे सपने दिखाना। इसके भी 2-3 ओरिजिन है। पुराने ज़माने में जैसे वो पाइप नहीं पिया करते थे, आपने वो जैसे पुरानी फिल्मों में राजकुमार और उनको पीते हुए देखा होगा, उसमें तंबाकू नशा ही तो होता था, कई उसमें गांजा वांजा भी डाल लेते थे। तो ऐसे पी रहे हैं तो उसको पाइप पी के जो सपने देखेगा, अरे ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ऐसी चीज़ें, जो चीज़ें इम्पॉसिबल हो, जो चीज़ें इम्पॉसिबल हो। यानी एक और ओरिजिन है, जैसे कोई चीज़ पाइपलाइन में यानी आगे होगी, यानी ऐसे सपने जो पाइपलाइन में हैं, जो कभी रियलिटी में नहीं होंगे, बस बोलते रहते हो आगे होंगे, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। हर प्लान्स आर नॉट रियलिस्टिक, दे विल नेवर बी मोर देन अ पाइप ड्रीम। उसके जो प्लान है ना भैया वो रियलिस्टिक नहीं है, और ये पाइप ड्रीम से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। एट क्रॉस पर्पसेस, पर्पस मतलब आपका उद्देश्य, आपका एम, आपकी बात। क्रॉस मतलब किसी से एंटी होना, है ना। अब मान लो आप क्रॉस पर्पसेस पे हो किसी से, आप कुछ चाहते हो कि ऐसा हो या आपके विचार ऐसे हैं, दूसरा बंदा चाहता है कि ऐसा हो, उसके विचार ऐसे हैं, तो आप क्रॉस पर्पसेस पे हो, आप एक दूसरे से एंटी हो, तो इसका मतलब आपकी क्या है, डिसएग्री हो रखी हो, लड़ाई हो रखी है ना। अब 2 बंदों के अगर पर्पस अलग अलग है, मान लो कोई डील होनी है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, दूसरा कह रहा है ऐसा होना चाहिए, दोनों के पर्पस अलग अलग हैं, दोनों के पर्पस एक दूसरे से क्रॉस्ड हैं, तो इसका मतलब ये चाह रहा है, ये चाह रहा है, क्रॉस हो रखा है, तो इसका मतलब तो पैरेलल, दोनों का सेम होना। अगर वो क्रॉस करें तो एक दूसरे से असहमत हैं, जैसे कंगना और ऋतिक का बड़ा पीछे चला। इट बिकेम क्लियर दैट दे वर टॉकिंग एट क्रॉस पर्पसेस। ये बात क्लियर साफ साफ हो गई थी कि भैया डिसएग्री हो चुके हैं, वो एकदम उनमें कोई सहमति नहीं है।
प्ले और डू समथिंग बाय ईयर, ये नया आया था इस साल। डू समथिंग बाय ईयर का मतलब क्या होता है? टू डिसाइड व्हाट टू डू व्हेन यू नो व्हाट इज हैपनिंग रादर देन प्लानिंग इन एडवांस। यानी किसी चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग करके कि अच्छा उस टाइम ये करेंगे उस टाइम ये करेंगे, ऐसे ना करके उस समय पे जो सिचुएशन हो उस समय पे जैसा ठीक लगे वैसा करना। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो कि पहले से कॉपी पे लिख के नहीं रखा हुआ, पहले से कॉपी पे लिख के नहीं रखा हुआ, जैसे उस टाइम पे कानों में जो बात पड़ी, अच्छा ये हो गया चलो फिर ऐसे कर लेते हैं। पहले से कोई प्लानिंग नहीं कर रखी, जो उस टाइम कानों को सुनाई देगा उस हिसाब से अपन एक्ट करेंगे। इसमें मैंने फोटो ये क्यों लगाई है, ये बर्फी मूवी आपने देखी होगी। थोड़ा सा ना बंदा जो ढीला होता है, थोड़ा जो दिमाग से थोड़ा भोला होता है, वो कभी ना ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करता, वो प्रेजेंट में जीता है हमेशा। प्रेजेंट में ही जो सिचुएशन जैसी हो उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट कर लेता है, ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग प्लॉटिंग वो नहीं करता। तो बर्फी क्या करता था, प्ले इट बाय द ईयर, जैसी जो सिचुएशन हो उस अकॉर्डिंग वहाँ पे एक्ट कर लेता था। वी कांट मेक डिसीजन येट, लेट्स प्ले इट बाय द ईयर। हम अभी डिसीजन बना नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या करेंगे, चलो लेट्स प्ले द बाय द ईयर, कहने वाला जो जैसा होगा उस टाइम ही देख लेंगे, अभी ज़्यादा सोच के कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट इडियम अपना यू स्नूज यू लूज। अब यहाँ पे स्नूज का मतलब क्या होता है, आपने अलार्म जैसे करते हैं ना अपन, अब वहाँ पे लिखा था स्नूज कि 5 मिनट के लिए, और जैसे सुबह सो के उठते हैं मतलब एकदम से अलार्म बजता है तो आप उसको स्नूज कर देते हो 5 मिनट और। स्नूज मतलब बेसिकली डिले, और उससे भी याद कर सकते हो स्नूज में ज से सोने वाली फीलिंग भी आपको आ रही होगी, है ना। आप यहाँ से वो खरगोश कछुए वाली कहानी याद कर सकते हो कि भैया ये रेस जीतने वाला था, इन्होंने सोचा चलो थोड़ी देर सो लेता हूँ, थोड़ी देर चीज़ को डाल देता हूँ, तो इसने स्नूज किया और भैया ये लूज कर गया, जीत, कछुआ जीत गया, हार गया। तो यू स्नूज यू लूज कहने का मतलब अगर तुम अलर्ट नहीं रहोगे, अगर तुम चीज़ों को डिले करोगे तो तुम अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज दोज डील्स वाइल यू कैन, इन केस यू स्नूज यू लूज। ये भैया जैसी ये डील आती हैं फटाफट आपको उनके एडवांटेज ले लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपने थोड़ा सा सोचा तो फिर वो आपके हाथ से निकल जाती हैं। आउट ऑफ द ब्लू इज इक्वल टू बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू और बोल्ड फ्रॉम द ब्लू बात एक ही है, कोई अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ अचानक से हो जाए, वो बात दोनों की एक ही है। तो एक दिन आउट ऑफ द ब्लू उसने अनाउंस कर दिया, अचानक से उसने आउट ऑफ द ब्लू का मतलब वही वाला सेम ओरिजिन है, उसने अनाउंस कर दिया कि वो जा रही है। ट्रेड या स्केट ऑन थिन आइस, ट्रेड मतलब चलना या स्केटिंग करना, आपको पता ही है। अब आपने कोई वीडियो भी देखी होंगी, देखा भी होगा कि बहुत सारी लेक्स ऐसी हैं अपने इंडिया में, लद्दाख वगैरह में काफ़ी जगह होता है कि क्या होता है, जो लेक होती है उसका पानी जम जाता है और उसके ऊपर ना बर्फ़ की एक लेयर आ जाती है, तो उस बर्फ़ पे लोग कोई आइस हॉकी खेलते हैं, कोई स्केटिंग करता है ना। तो अगर ये बहुत मोटी है, अगर इसकी मोटाई बहुत है कि ये इंसान का वजन झेल ले, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये पतली निकली तो तुम उस पर स्केटिंग करने गए, चलने कर लगे, अचानक से वो बर्फ़ टूट गई, तुम अंदर चले गए। और ये भी आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक बार अंदर चले गए फिर वापस ऊपर होल नहीं दिख रहा, कहाँ पे तैर रहे हो फंस गए हो ऊपर, तोड़ के बाहर भी नहीं आ पा रहे, है ना। तो ट्रेड या स्केट ऑन थिन आइस का मतलब होता है डेंजरस या रिस्की पोजीशन में होना। अब जैसे क्रैक से आने लग गए ना, दरारें सी आने लग गई, इसके ऊपर ये चल रहा है तो रिस्की पोजीशन के अंदर है ये। ही स्केटिंग ऑन द थिन आइस बाय लाइंग टू पुलिस, पुलिस को झूठ बोल के ना भैया वो थिन आइस पे स्केट कर रहा है। नो स्मोक विदाउट फायर, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, बिना आग के धुआं नहीं उठता, मतलब कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती, कोई ना कोई रीज़न होगा उसके पीछे, कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर होती है। कोई भी र्यूमर या कोई बैड थिंग होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई देखो सच्चाई ज़रूर होती है। ही सेज एक्यूजेशन आर नॉट ट्रू बट देर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, वो कह रही है जो उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सच नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न जरूर होता है, कोई भी र्यूमर या कोई चीज़ चलती है उसके पीछे। इन द सूप, एक इडियम आपने सुना होगा, इन द पिकल, पिकल के अंदर क्या होता है, विनेगर होता है, तो इन द पिकल होना, मुसीबत में होना, अचार में कोई आपको डाल दे सोचो, ऐसे इन द सूप, सूप कैसा होता है, गर्म होता है, कोई बॉइलिंग वाटर में आपको डाल दे, तो वहीं से इसका ओरिजिन हुआ कि अगर कोई गर्मा गर्म सूप में आपको पटक दे तो आप मुसीबत में आ जाए, यानी ट्रबल में होना, मुसीबत में होना, परेशानी में होना। तो वो सूप में है, जब वो सूप में आ जाएगा, मुसीबत में आ जाएगा जब लोगों को सच्चाई पता चलेगी। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ठीक है, ये वाला जो ईडियम है ये नया आया।
फेमिलियरिटी, अगर आप किसी से फेमिलियर हो तो आपसे उसकी अच्छी जान पहचान है, आप उससे बढ़िया से जानते हो। कंटेम्प्ट मतलब निंदा करना। तो यहाँ से जरा समझने की कोशिश करना। ब्रीड मतलब उत्पन्न होना। जब आप किसी के ज़्यादा क्लोज जाते हो, ऊपर ऊपर से हर कोई अच्छा लगता है। अक्सर अक्सर लव मैरिज में डिवोर्स का मेन कारण यही होता है कि पहले दोनों अपने अपने घर रहते थे, ठीक है, दिन में 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मिलते थे, कॉफ़ी डेट पे गए, हाँ जानू सोना मोना बहुत बढ़िया, रात को फ़ोन पे बात करी सो गए। अब दोनों का ब्याह हो गया है, अब भांडे कौन मांजेगा, धोए कौन, पहले तो मैं से बात करते थे, अब तो मैं से, पहले तो मेरी हर बात का ध्यान रखते थे, ये करते थे वो करते थे, है ना। तो जितना ज़्यादा आप किसी को जानते हो तो उसकी बुराइयां भी आपको नजर आने लगती हैं। तो फैमिलियरिटी से जितना ज़्यादा आप किसी को जानते हो उस वजह से निंदा भी आती है, कहने का मतलब उसके लिए मन में नफरत भी आती है। यूज टू से दैट इफ़ यू नो समवन वेरी वेल यू स्टॉप रिस्पेक्टिंग देम। अगर आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा जान जाते हो, बहुत अच्छे से जान जाते हो, तो आप उनको रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हो, क्योंकि उनके अंदर की बैड क्वालिटीज़ भी आप देख लेते हो। तो पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, है ना, लेकिन जब ये एक दूसरे को ज़्यादा जान लिए, ज़्यादा क्लोज आ गए, है ना, तो फिर क्या हुआ, फेमिलियरिटी की वजह से अब कंटेम्प्ट आ गया। जितना ज़्यादा आप किसी को जानते हो आप उसकी इज्जत करना बंद कर देते हो और मन में द्वेष की भावना आ जाती है। आफ्टर वर्किंग इन द सेम कंपनी विद हर फॉर मैनी ईयर्स ही हेट्स इवन हर नेम जस्ट बिकॉज फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। उसके साथ एक कंपनी में इतने साल काम करने के बाद अब वो उसका नाम भी सुनने से नफरत करता है, क्योंकि फेमिलियरिटी से कंटेम्प्ट आता है। जितना ज़्यादा आप किसी को जान लेते हो उतनी ही आपके मन में उसके लिए नफरत आती जाती है। ठंडा पानी डाल देना, वेट ब्लैंकेट भी आपने सुना होगा, है ना, ठंडी रजाई डाल देना, ठंडा पानी डाल देना, यानी आप अपने मन में कुछ एक्साइटमेंट में कुछ सोच रहे हो और आपके सारे इरादों पर ठंडा पानी फेर दिया किसी ने। यानी जो आपके ड्रीम थे, जो आपके ओपिनियन थे, आइडिया थे, उसको किसी ने क्रिटिसाइज़ कर दिया। क्रिटिसाइज़ करना किसी के ओपिनियन को, आइडियाज़ को, और वो जो चीज़ वो मानते थे या जिस चीज़ के लिए वो एक्साइटेड थे उसको ख़त्म कर देना। अब ये भाई आके कह रहा है कि मुझे फ़ोटोग्राफ़र बनना है, इसके पापा ने इसको लगाई लताड़, है ना, कि फोटोग्राफर बनेगा तो घर कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो इसके सारे इरादों पर, इसकी सारी एक्साइटमेंट पर ठंडा पानी फेर दिया। उसके जो पेरेंट्स हैं हमेशा ठंडा पानी फेरते रहते हैं उसकी पोएट बनने की जो विल है उसके ऊपर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट मतलब पहला, फॉरमोस्ट मतलब होता है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भैया ऐसे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसका मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मोर देन एनीथिंग एल्स, किसी भी और चीज़ से सबसे मेन बात। अगर आपको ना फर्स्ट और फॉरमोस्ट बात ये है कि, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे मेन बात ये है कि आप ये कहना चाह रहे हो। अब जैसे भैया यहाँ पे अगर इस इंस्टीट्यूट में पढ़ना है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ध्यान रखना है प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन का, है ना, सबसे मेन बात ये। अगर अमन सर की क्लास के अंदर पढ़ना है तो सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट बात ये करनी कि फालतू कमेंट नहीं करने, नहीं तो सर ब्लॉक कर देते हैं। In spite of being elected to office, she remains first and foremost a writer. ऑफिस में इलेक्ट होने के बावजूद, यानी पॉलिटिशियन बनने के बावजूद, मेन तो भैया वो अभी भी एक राइटर ही है, मेनली तो वो एक राइटर ही है। हार्ड नट टू क्रैक, वेरी इजी। नट मतलब क्या होता है, ये जो काजू बादाम अखरोट ये सब होते हैं इनको नट्स बोलते हैं। एक और इन सब के ऊपर आपको, बादाम जनरली आपने दूसरे नहीं देखे होंगे, वरना बादाम के ऊपर भी, काजू के ऊपर भी, इन सब के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको तोड़ के निकाला जाता है, ठीक है। तो अब अखरोट वाली आपने सबने मैक्सिमम ने देखी होती है, उसका कारण है, अखरोट की आपको क्यों देखने को मिलती है, काजू को आप उससे अलग कर देते हो उसके शेल से तो भी उसका टेस्ट अच्छा ही रहता है, बादाम का भी टेस्ट अच्छा ही रहता है। आप कभी ना छिले छिलाए अखरोट मंगा के देखना, ठीक है, मैंने भी ये गलतियां करी हुई हैं। कभी भी छिले हुए अखरोट अगर आप मंगा लोगे तो वो कुछ टाइम बाद कड़वे हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कितनी अच्छी से अच्छी कंपनी का मंगा लो बढ़िया नहीं होते वो। इसलिए अखरोट जनरली आपको विद शेल ही मिलते हैं, ठीक है, और खाने में विद शेल वाले ही चाहिए। तो अब अगर कोई नट को तोड़ना मुश्किल है, हार्ड नट टू क्रैक, यानी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या जिसको सुलझाना मुश्किल हो, यहाँ से इसका ओरिजिन है। अब देखिए जरा, मैथमेटिक्स जो है वो एक हार्ड नट टू क्रैक साबित हुई स्टूडेंट्स के लिए। जैसे मान लो पेपर मैथ्स का बड़ा मुश्किल आ जाए तो हार्ड नट टू क्रैक साबित हुई कोई ऐसी चीज़ जिसको सुलझाना बड़ा मुश्किल हो। डांस अटेंडेंस, एक आपने ईडियम सुना होगा, डांस टू समबडीज ट्यून्स, किसी के इशारों पर नाचना, सुना, डांस टू समबडीज ट्यून्स, वैसा ही कुछ है डांस अटेंडेंस। अटेंडेंस लगाना यानी हाजिर रहना कहीं पर। तो
कहने का मतलब किसी की चाकरदारी में, किसी की सेवा में हमेशा हाजिर रहना होता ना। अब ऑफिस में एक ही सुंदर लड़की है, सारे हाँ मैं कर दूंगा आपके लिए काम, अरे टेंशन ही मत लो ना, आप मत आना, चल कल ऑफिस में ही कर दूंगा सारा काम। तो ये सारे के सारे इसकी चाकरदारी में पूरे के पूरे अटेंडेंस दे रहे हैं, अपनी डांस करके दिखा रहे हैं, उसके लिए मुजरा पेश कर रहे हैं। डू एवरीथिंग, हर वो चीज़ करना जो कोई तुम्हें करने के लिए कहे, उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए, किसी की सेवा में तत्पर रहना। आई कांट डांस द वे ही हैज़ टू हैव, आई कांट स्टैंड द वे ही हैज़ टू हैव समवन डांसिंग अटेंडेंस ऑन हिम फॉर द होल टाइम। भैया मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको तो हमेशा ही कोई ना कोई चाहिए सेवादारी में अपने रहने के लिए, हमेशा वो चाहता है या चाहती है कि भैया उसकी सेवा में कोई ना कोई लगा रहे, मेरे से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। चलो जी, इसके साथ अपने आज की क्लास के ईडीएम या कह लो CGL 23 के ईडीएम्स होते खत्म। मैं एक बार फिर बता दूं, CGL हो, CPO, स्टेनो, CDS हो, NDO, सबके लिए वोकैब सेम है। क्वेश्चन में पूछने का तरीका हल्का सा डिफरेंट होता है, और वो जैसा कि अपने कोर्स के अंदर मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस कराऊंगा, वहाँ से आप तरीके की प्रैक्टिस आपकी वहाँ से हो जाएगी। वोकैब सेम ही है, ठीक है। और ये क्लास यार हो सकता है कि आपके लिए 1 घंटे 20 मिनट की हो, लेकिन मेरे को इसको रिकॉर्ड करने के लिए कम से कम 3 घंटे लगते हैं। क्योंकि होता क्या ना, ग्रामर में तो टीचर सेंटेंस देख के बच्चों को बोल देता है अच्छा इसको ब्रेक करो, अच्छा इसको नोट कर लो, इस टाइप से। इसमें लगातार बोलना होता है। और 15-20 ईडीएम के बाद आपने देखा होगा, हर 15-20 के बाद मैं ऐसे जा रहा हूँ और वीडियो पॉज करके आ रहा हूँ, क्योंकि गले को ब्रेक देना पड़ रहा है। इतनी तेज, इतना लगातार बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो वोकैब की क्लास ना टीचर की सही बताऊं तो अगर ऐसी क्लास हो तो वो वाली नहीं कि 4 वर्ड है ये कट 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 करके, वैसी वाली तो मेरे से चाहे एक दिन के अंदर तुम कितनी बनवा लो। ये जो फोटो छांटना, सेंटेंस छांटना, नेमोनिक्स छांटना और ऐसे डिलीवर करना, वो भाई टीचर की ना जान मांगता है वो, ठीक है। लेकिन हाँ, उससे आपका ये फायदा होगा कि इनमें से एक भी ईडीएम आप भूल नहीं सकते। आपका काम सिर्फ इतना है, 20 से 25 दिन के बाद आपको खाली इसको रिवाइज करना है, काम हो गया। PDF से आप रिवाइज करेंगे, कोई फिर बता रहा हूँ कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। और जो बच्चे भाई इसको YouTube पे देख रहे हैं, ठीक है, आपको जो भी ईडीएम याद नहीं थे या जो ईडीएम नए थे आप कमेंट कर लो, क्योंकि ये पहली 1-2 क्लास में वोकैब की भी एज अ डेमो वहाँ पे डालूंगा। तो जो भी ईडीएम आपको याद नहीं थे उनको अपना कमेंट कर लो, या आपको नए लगे उनको कमेंट कर लो, ताकि आप बाद में उसको रिवाइज कर सको, देख सको। और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में प्लीज़ एक बार बताना, ठीक है। आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।